देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर है, एक बार कोई भी हाँ कर दो। ठीक है, एक बार व्हाट्सएप में मुझे बता दो कि तुम लोग के पास रिकॉर्डिंग का मैसेज गया। अच्छा, ठीक है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हम क्योंकि वीडियो बहुत सारा क्लासेस दे चुके हैं तो उसको हम वीडियो में ही फिलहाल रख रहे हैं, ठीक है। और बाद में अगर फिर लाइव क्लास होगा तो हम करवा देंगे। फिलहाल हम लोग फ्रेशली कुछ स्टार्ट करते हैं, इसीलिए मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग का टॉपिक लिया है, ठीक है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग देखो क्या होता है। प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब है कि अगर हम लोग कॉस्टिंग कर रहे हैं किस चीज का, अगर हम लोग प्रोसेसिंग करके कोई भी प्रोडक्ट प्रोडक्ट बना रहे, ठीक है, हालांकि सारा प्रोडक्ट ही प्रोसेस करके ही होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग मेनली कब यूज किया जाता है, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है। प्रोसेस कॉस्टिंग इज दैट एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन कॉस्टिंग विच इज यूज टू एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एट ईच प्रोसेस और स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर। मतलब जब कोई भी प्रोडक्ट मोर देन वन प्रोसेस से जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार हम लोगों ने रॉ मटेरियल दिया और उससे फिनिश गुड्स आ गया, इसको हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं बोलते। हालांकि ये भी प्रोसेस ही है, कुछ भी प्रोसेस करने का मतलब क्या है, इनपुट से आउटपुट, वो तो प्रोसेस ही होता है। लेकिन कॉस्टिंग में जब हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग ऐसा प्रोसेस पढ़ रहे हैं जहां पर मोर देन वन टाइम प्रोसेस होगा, ठीक है। जैसे मान लो इस तरह से कि कोई भी एक फिनिश गुड्स बनेगा, मान लो हम लोग रॉ मटेरियल दे रहे हैं और हमें वहां से फिनिश गुड्स चाहिए एज अ आउटपुट, ठीक है। तो मान लो पहले एक बार प्रोसेस हुआ, प्रोसेस वन में प्रोसेस हो रहा है, रॉ मटेरियल हम लोगों ने रॉ मटेरियल दे दिया और यहाँ से जो आउटपुट आया वो फिनिश गुड्स नहीं होगा, ठीक है। ये आउटपुट जो है वो उसके बाद वाले प्रोसेस का क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, ठीक है। यही वाला आउटपुट, इसके ये जो आउटपुट आया ये P2 का इनपुट हो जाएगा। P1 के लिए जो आउटपुट है वही P2 का इनपुट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पर फिर से आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसके बाद फिर से कोई प्रोसेस होता है तो ये जो आउटपुट है ये प्रोसेस थ्री का क्या हो जाएगा, इनपुट, और प्रोसेस थ्री में हमें आउटपुट मिल सकता है। अगर यही लास्ट प्रोसेस है तो यहाँ से हमें फिनिश्ड गुड्स भी मिलेगा, ठीक है, जो लास्ट प्रोसेस होगा। तो वही देखो बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ द, अब ये क्या होगा, सारे प्रोसेस में कितना कितना खर्चा हुआ ये सब हम लोग ऐड करके बोल सकते हैं कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स पाने के लिए टोटल हम लोगों का कितना खर्चा हुआ है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट जो हम लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं या जो बनाना चाहते हैं उसमें हम लोग का कितना कॉस्टिंग हुआ है, ठीक है। ये हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखो ईच स्टेज, ईच प्रोसेस और स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर, ये एक एक स्टेज है, मैन्युफैक्चर का एक एक स्टेज है या फिर एक एक प्रोसेस है। This method of accounting used in industries where the process of manufacturing is divided into two or more processes। जैसे मैंने बोला कि एक प्रोसेस पे प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं माना जाएगा सॉरी, जब तक दो या तीन बार मैन्युफैक्चर नहीं होता है, कम से कम दो बार तो होना ही चाहिए, दो प्रोसेस होगा, दो बार हम लोग चीजों को मैन्युफैक्चर करेंगे और पहले प्रोसेस का इनपुट जो है दूसरे प्रोसेस का आउटपुट होगा, जब तक ये कंडीशन नहीं आता है तब तक हम लोग इसको प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट, ये क्यों किया जाता है, ताकि हम लोग टोटल कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर पाए, एंड द यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस। यूनिट कॉस्ट मतलब क्या होता है, यूनिट कॉस्ट का मतलब होता है, जैसे मान लो अगर हम लोग पहले 5 किलो रॉ मटेरियल दे रहे हैं और उससे कुछ आउटपुट आ रहा है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, हमें एक यूनिट का आइडेंटिफाई करना है। जैसे 5 किलो का जो हम लोगों ने रॉ मटेरियल इनपुट दिया उससे जितना आउटपुट आया, ठीक है, जितना आउटपुट आया उसका 5 किलो का मान लो रॉ मटेरियल का खर्चा हुआ है 2 रुपए किलो के हिसाब से 10 रुपए, और जो आउटपुट आया, अब ये तो रॉ मटेरियल है, अब रॉ मटेरियल लगेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेबर लगेगा, ठीक है, ओवरहेड यानी कि अदर एक्सपेंसेस जो है वो सारा खर्चा जो है ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, टोटल खर्चा ऐड करने के बाद। तो ये टोटल 5 किलो के बेसिस पे हमारा आंसर आएगा, लेकिन हमें यूनिट कॉस्ट करना है, मतलब पर किलो या पर यूनिट का
कॉस्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हर एक प्रोसेस में, मतलब प्रोसेस 1 में, प्रोसेस 2 में, प्रोसेस 3 में और प्रोसेस 4 में। हर एक प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक एक प्रोसेस का, ईच प्रोसेस में यूनिट कॉस्ट कितना हो रहा है। यूजुअली द इंडस्ट्री वेयर प्रोसेस कॉस्टिंग यूज्ड आर लाइक, जैसे कि कहाँ कहाँ ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है जहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग का जरूरत होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वहां पर मोर देन वन प्रोसेस तो होता ही है, प्रोसेस कर मतलब जो भी टेक्सटाइल का काम होता है वहां पर। ऑयल इंडस्ट्री देखो, ऑयल में भी होता है ना बहुत सारा प्रोसेस के बाद जो है ऑयल हमें मिलता है, ठीक है। सीड्स वगैरह कलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसको मशीन में देना पड़ता है, फिर वो कुछ उसमें रिफाइन वगैरह करना पड़ता है, उसके बाद ही ऑयल जो है वो हम लोग कंज्यूम कर पाते हैं। अब वो कंज्यूमेबल भी हो सकता है या फिर वो व्हीकल वगैरह के लिए भी, ऑयल इंडस्ट्री के लिए भी हो सकता है, ठीक है। सीमेंट के केस में भी बहुत सारा प्रोसेसिंग होता है, तब जाके हमें एज ए सीमेंट आउटपुट मिल सकता है। फार्मास्यूटिकल्स यानी जो मेडिसिन बनाते हैं उनके लिए भी प्रोसेस कॉस्टिंग एप्लीकेबल होता है। तो देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ये देखो, chemical works, soap making, box making, डिस्टिलेशन प्रोसेस, पेपर मिल, बिस्कुट वर्क, ऑयल रिफाइनिंग, ये सब जो है, मिल्क डेयरी मतलब जो डेयरी इंडस्ट्री होता है उनके लिए, मीट प्रोडक्ट फैक्ट्री, पेंट इंक एंड वर्निशिंग फैक्ट्री, कोक वर्क, उसके बाद क्या है, कैनिंग फैक्ट्री, फूड प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, वेविंग, स्पिनिंग, मतलब टेक्सटाइल, वेविंग, स्पिनिंग, ये सब जो है इंडस्ट्री का नाम दे रखा है जहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई होता है। देखो क्या लिखा है, द इंडस्ट्री इन विच प्रोसेस कॉस्ट मे बी यूज्ड आर मेनी, in fact a process costing system can usually be devised in all industries except where job batch or unit or operation costing is necessary। बोल रहा है कि जो प्रोसेस कॉस्टिंग है वो हम लोग बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री पे यूज करते हैं। सिर्फ कौन कौन से इंडस्ट्री पे यूज नहीं करते हैं, जहां पर जॉब कॉस्टिंग एप्लीकेबल होता है, जहां पर बैच कॉस्टिंग एप्लीकेबल होता है, या फिर जहां पर यूनिट और ऑपरेशन कॉस्टिंग एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ये तीन कॉस्टिंग जहां एप्लीकेबल होता है वहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। जबकि जॉब बैच अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन जहां पर ये सारा कॉस्टिंग हो, जैसे हम थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं जॉब और बैच का। देखो थोड़ा एक समझने के लिए, आइडिया के लिए, जो जॉब कॉस्टिंग होता है वो क्या होता है, वो कस्टमर के डिमांड के हिसाब से जब हम लोग काम करते हैं तो उसे बोला जाता है जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, जैसे टेलर के पास अगर हम लोग अपना ड्रेस जो है वो सिलवाना चाहते हैं, दैट इज जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। या फिर मान लो पर्टिकुलर हम लोग कुछ जेरोक्स करवाना चाहते हैं, तो जेरोक्स करवा रहे हैं, पर्टिकुलर कस्टमर के डिमांड पे जेरोक्स हो रहा है, दैट इज जॉब कॉस्टिंग। लेकिन बैच कॉस्टिंग क्या होता है, बैच कॉस्टिंग में क्या होता है, लॉट में, जैसे मान लो मॉल्स वगैरह में एक ही तरह का देखने का ड्रेसेस जो है अलग अलग साइज में मिल सकता है, एक्सएस, एस, एम, एल, ठीक है। लेकिन एक ही तरह का देखने में, तो वो कोई पर्टिकुलर कस्टमर को सोच के उन्होंने नहीं बनाया है, एक मेजरमेंट के हिसाब से बनाया, अब जो सूटेबल होता है वो हमें लेना है, हमारे ही हिसाब से बना है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब कोई हमें ज्यादा फिट हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं बना गया है, हमें पूछ के नहीं बनाया गया है, ठीक है। लेकिन उसमें से कुछ तो ऐसा होगा जो हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज बैच कॉस्टिंग। जैसे देखो मेडिसिन में, हालांकि मेडिसिन इंडस्ट्री जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंडर ही आता है क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रोसेस एप्लीकेबल होता है। बैच कॉस्टिंग में ऐसे हो जाएगा जब हम लोग कुछ बैच या लॉट में प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर कस्टमर के डिमांड से नहीं करेंगे, तब बैच कॉस्टिंग। अगर इंडस्ट्री में जॉब बैच अप्लाई होता है तब जाके प्रोसेस कॉस्टिंग लेकिन अप्लाई नहीं होगा। इन पर्टिकुलर द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्री वेयर प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्लाइड। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज का नाम दिया हुआ था जहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग का एप्लीकेशन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इसका फीचर्स क्या क्या बोला है। फीचर्स में बोला है प्रोडक्शन इज डन हैविंग ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्ट, हैविंग ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट एक्सेप्ट वेयर प्लांट एंड मशीनरी शट डाउन फॉर रिपेयर। बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन का फ्लो चलता जाएगा जब तक हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था ना, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, इस तरह से। तो प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फ्लो में होता जाएगा जब तक हमें प्रोडक्ट का फिनिश्ड गुड्स नहीं मिल जाता है, मतलब जो प्रोडक्ट चाहिए वो फिनिश्ड गुड्स नहीं मिल जाता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स हम लोगों को नहीं मिल जाता है, तब तक प्रोडक्शन चलता रहेगा। हाँ, अगर मशीन किसी रिपेयर्स पर्पस में शट डाउन किया जाता है, बंद किया जाता है, तो वो रुक सकता है काम, ठीक है। तो सिर्फ रिपेयर को छोड़ के बाकी नॉर्मली किसी वजह से प्रोसेस कॉस्टिंग में अगर देखो तो जब तक हमें फिनिश गुड्स यानी फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिल जाता है तब तक प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो कंटिन्यूअस फ्लो में चलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है
clearly define process cost center and the accumulation of all cost by the cost center। तो कॉस्ट सेंटर मतलब क्या, जिस चीज का हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करें, जैसे प्रोसेस 1 एक कॉस्ट सेंटर हो जाएगा, प्रोसेस 2 एक कॉस्ट सेंटर हो जाएगा, तो क्लियरली डिफाइन प्रोसेस कॉस्ट सेंटर, कौन सा प्रोसेस कॉस्ट सेंटर है वो क्लियरली हमें डिफाइन करना पड़ेगा, और जितना भी कॉस्ट उस कॉस्ट सेंटर में एप्लीकेबल होता है, जैसे कि मान लो P1 यहाँ पर जो भी कॉस्ट लगा, जैसे कि रॉ मटेरियल का खर्चा लगा, लेबर का लगा, अदर एक्सपेंसेस लगा, तो P1 हम लोग का एक कॉस्ट सेंटर हो गया जिसका कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है और सारा कॉस्ट को एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। The maintenance of accurate records of units and part units produced and cost incurred by each process। हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, मेंटेन करना पड़ेगा सारा रिकॉर्ड्स। किस चीज का रिकॉर्ड्स, कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, अगर पूरा नहीं करके आधा कर रहे हैं, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग का ये जो चैप्टर है बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है सिंपल प्रोसेस कॉस्टिंग, उसके बाद आ जाता है WIP बेसिस का प्रोसेस कॉस्टिंग, मतलब कुछ इस साल हुआ था, फिर ईयर एंड हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर फिर से हम लोगों ने उस प्रोसेस को स्टार्ट किया, तो इसलिए बोला है पार्ट यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट इनकर्ड बाय ईच प्रोसेस। हर एक प्रोसेस में कितना काम हुआ है, अगर कुछ काम आधा अधूरा है तो वो कितना है, कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, ये सारा डेटा हमें एक्यूरेटली और बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स द रॉ मटेरियल ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस, या फिर नेक्स्ट प्रोसेस और ऑपरेशन। ये मैंने पहले ही बताया जब ये एग्जांपल लिया था कि जो फिनिश प्रोडक्ट हमें मिलेगा पहले प्रोसेस का, वो जरूरी नहीं है कि वो फुल एंड फाइनल प्रोडक्ट हो, ठीक है, वो दूसरे प्रोसेस का क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, एंड सो ऑन यूनिट द फाइनल प्रोडक्ट इज अंटिल द फाइनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। तो इस तरह से कंटिन्यूएशन फ्लो में चलता जाएगा कि एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे का इनपुट होगा जब तक हम लोग फाइनल प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच जाते हैं। Point E, avoidable and unavoidable losses usually arise at different stages of manufacture for various reasons। कुछ avoidable या unavoidable losses जो है वो एक एक स्टेज पे, मतलब कोई भी स्टेज पे हो सकता है, चाहे वो प्रोसेस 1, मतलब अगर 3 स्टेज है फाइनल प्रोडक्ट पाने का, प्रोसेस 1 2 3, तो कोई भी स्टेज पे हमारा अवॉइडेबल या अनअवॉइडेबल लॉस हो सकता है। नाउ अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल लॉस का मतलब हो जाता है ऐसा लॉस जो हम लोग अवॉइड कर सकते थे बट हम लोगों ने किया नहीं, दैट इज अवॉइडेबल लॉस। और अनअवॉइडेबल लॉस का मतलब है ऐसा लॉस जो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो अवॉइडेबल मतलब हो जाता है एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, और अनअवॉइडेबल का मतलब होता है नॉर्मल लॉस, जो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। देखो जैसे जो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं वो नॉर्मल लॉस हो जाता है, जो कि गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए होता है, ठीक है, गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए होता है। जैसे मान लो जिसका फुल का बिजनेस है, फुल यानी फ्लावर, ठीक है, जो फ्लोरिस्ट है, तो उनका कुछ ना कुछ, क्योंकि पेरिसेबल गुड्स है तो थोड़ा बहुत तो नुकसान हो ही सकता है, ठीक है, एकदम सारा चीज सही रहेगा ये हम लोग नहीं बोल सकते। किसी का अगर ग्लास का बिजनेस है, मतलब कांच की चीजों का, तो उसको भी पता है कि एक दो चीज टूट ही सकता है, ठीक है। या फिर तुम लोग ये भी देख सकते हो कि नॉर्मल ग्रोसरी शॉप में जब बिस्किट्स वगैरह लेने जाते हो, देखो कभी कभी किसी किसी पैकेट में ना बहुत टूटा हुआ होता है, ये सब क्या है ना नॉर्मल, मतलब वो हो जाता है कि एक जगह से बिस्किट दूसरे जगह पे कैरी करके आता है व्हीकल में, फिर वो खाली होता है, तो इसमें क्या होता है एक पेटी में सारा बिस्किट्स पैकेट अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, एक आधा टूटा फूटा होता है, कोई कोई पैकेट ज्यादा डैमेज होता है, बाकी क्या होता है हर एक पैकेट में हम लोग एक आधा टूटा बिस्कुट हमें मिल ही जाता है। ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि अगर वहां पर 20 पीसेस बिस्किट्स है तो सारा ही ठीक रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या होता है नॉर्मल लॉस, ठीक है, जो टूटा फूटा है वो हम लोग सबको नहीं दे सकते, खुद घर पे खा सकते, ठीक है, तो ये जो है ये नॉर्मल लॉस है, ये होगा ही होगा, ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे घर पे अगर खाना बनता है तो हम लोग ये थोड़ी ना बोलेंगे कि गैस पे थोड़ा भी नमक हल्दी कुछ भी नहीं गिरेगा, तो मतलब अगर पूरा ही गिरा दिया दैट इज क्या हो जाता है एबनॉर्मल लॉस, मतलब ध्यान से काम नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो ही सकता है, ठीक है। जैसे तुम लोग कभी कॉपी में लिखते हो कुछ भी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है एक आधा बार तुम लोग को काटना पड़ता है, स्पेलिंग मिस्टेक होता है, लेकिन पूरा ही गलत किए जा रहे हो, काटी जा रहे हो, काटे, इसका मतलब क्या है रेडी नहीं हुए, प्रिपेयर नहीं हुए, तभी बार बार काट रहे हो, लिख नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो वही इस तरह का एग्जाम, मतलब यही जो है प्रैक्टिकल चीजों को यहाँ पर जोड़ा गया है, अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल लॉसेस का मतलब कि जो थोड़ा बहुत होगा सभी का होगा, दैट इज अवॉइडेबल, ठीक है। अनअवॉइडेबल लॉसेस मतलब
जो हम लोग रोक नहीं सकते किसी भी तरह से। और जो अवॉइडेबल लॉसेस है उसका मतलब ये हो जाता है कि जो हम लोग चाहते थे बट हम लोग मतलब अगर हम लोग चाहे तो रोक सकते थे बट हम लोगों ने रोका नहीं, दैट इज अवॉइडेबल लॉसेस। ठीक है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एक्यूरेट एवरेज कॉस्ट, अगर हमें एवरेज कॉस्ट को एक्यूरेटली कैलकुलेट करना है, इट इज नेसेसरी टू मेजर द प्रोडक्शन at various stage of manufacture as all the input units may not be converted into finished goods। बोल रहा है कि in order to obtain accurate average कॉस्ट, अगर हम लोग एवरेज कॉस्ट एक्यूरेटली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि हम लोग मेजर करें प्रोडक्शन को हर एक स्टेज में। ठीक है, हर एक स्टेज में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारा इनपुट जो है वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो। मतलब ये पॉइंट ऐसे बता रहा है, मान लो प्रोसेस 1 में हम लोगों ने कुछ इनपुट दिया, प्रोसेस 1 में आउटपुट आया। ठीक है, अब ये आउटपुट जो है प्रोसेस 2 में इनपुट की तरह यूज होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये आउटपुट का मान लो 30% सेल कर दिया जाएगा, 70% हम लोग प्रोसेस 2 में एज ए इनपुट भेजेंगे, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। तो क्योंकि ऐसा सिचुएशन हो सकता है, मे नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स ऑल इनपुट। ठीक है, जैसे 100% ही इनपुट नहीं बनाया जा रहा है, 70% इनपुट बनेगा, बाकी जो है यहाँ पर ये 30% सेल कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा अगर सिचुएशन होता है, इसी वजह से बोल रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट हमेशा सही तरीके से हमें कैलकुलेट करना चाहिए। तब हम लोग जब एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 70% के बेसिस पे करेंगे, 100% के बेसिस पे नहीं करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, डिफरेंट प्रोडक्ट विथ और विदाउट बाई प्रोडक्ट आर साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस्ड एट वन और मोर स्टेज। बोल रहे हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट जो है बाई प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट के साथ या फिर विदाउट एनी बाई प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। अब ये बाई प्रोडक्ट क्या है, इस पे भी अलग चैप्टर, मैंने बोला ना प्रोसेस कॉस्टिंग जो है 2-3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो एक जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बोल के भी इसके बाद मतलब इसी के साथ जुड़ा हुआ एक चैप्टर है। नाउ बाई प्रोडक्ट क्या होता है, बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जब हम लोग प्रोसेस कर रहे थे कोई भी चीज का, ठीक है, तो हम लोगों ने इनपुट दिया था और हम लोगों को लगा था कि हमें कुछ पर्टिकुलर एक आउटपुट मिलेगा, लेकिन क्या हुआ कि हमें एक आउटपुट के जगह बहुत सारा आउटपुट मिल गया। अब ये कैसे पॉसिबल है, जैसे देखो डेयरी इंडस्ट्री में क्या होता है, डेयरी इंडस्ट्री में अगर देखो तो अगर जो मिल्क है वो उन लोग का मेन आउटपुट है, लेकिन मिल्क से बहुत सारा चीज बन सकता है। ठीक है, मिल्क से जैसे कर्ड बन सकता है। ठीक है, अब जो कर्ड है उससे बटर मिल्क बन सकता है, कर्ड से हम कर्ड को यूज करके, बटर मिल्क को यूज करके हम लोग घी बना सकते हैं। ठीक है, बटर बना सकते हैं, इस तरह का अलग अलग चीज होता है। अब इसमें क्या हो जाता है देखो, यहाँ पर बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, बाई प्रोडक्ट का मतलब है कि एक हम लोगों को एक आउटपुट चाहिए था बट उसके साथ बहुत सारा आउटपुट ऑटोमेटिकली आ रहा है। ठीक है, तो जो सबसे कम वैल्यूएशन होगा, जिसका इकोनॉमिक वैल्यू मतलब मार्केट में जिसका वैल्यू कम होगा, उसे हम लोग बोलेंगे बाई प्रोडक्ट। ठीक है, बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है जिसका वैल्यू कंपेरेटिवली बाकी आउटपुट से कम होता है, उसको हम लोग बोलेंगे बाई प्रोडक्ट। तो बाई प्रोडक्ट इसी का मतलब होता है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एंड अपोर्शन ऑफ जॉइंट कॉस्ट बिफोर जॉइंट ऑफ सेपरेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ये क्या है देखो, ये बोल रहा है कि बाई प्रोडक्ट, देखो हम लोगों ने इनपुट दिया था और सोचा था एक आउटपुट मिलेगा, उसके हिसाब से हम लोगों ने अपना कॉस्ट को कैलकुलेट कर रखा था, लेकिन क्या हुआ कि हमें बहुत सारा आउटपुट मिला। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल मान लो हम लोगों ने 1000 यहाँ पर लिख लेते हैं 1 लाख। ठीक है, 1 लाख का खर्चा किया था, 1 लाख का इनपुट दिया था और हमें लगा था आउटपुट एक ही मिलेगा, लेकिन उसमें बहुत सारा आउटपुट मिल गया, लाइक X1 X2 X3 X4 X5 इस तरह का आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो ये जो आउटपुट मिला उसमें मान लो X1 सबसे लेस इकोनॉमिक वैल्यू वाला है, इसको अगर मार्केट में बेचेंगे तो ये 10 पैसा में बिकेगा। ठीक है, 10 पैसा पर किलो या पर यूनिट। ठीक है, बाकी सब जो है ये इससे ज्यादा में बिक रहा है, तो इसका मतलब जो सबसे कम वैल्यूएशन वाला प्रोडक्ट है उसको ही बोला जाता है बाई प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, ये 1 लाख खर्चे से तो ये भी बना है, तो इसका कॉस्टिंग क्या है, मतलब इसको बनाने का खर्चा क्या है उसको भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको बोला जाता है अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, क्योंकि ये जॉइंट कॉस्ट है। ठीक है, ये इतने सारे प्रोडक्ट का बिफोर कॉस्ट जॉइंट ऑफ बिफोर जॉइंट ऑफ सेपरेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्टिंग। यहाँ पर किस तरह से कॉस्ट को अपोर्शन करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट काम होता है। जैसे क्रूड ऑयल वगैरह जो प्रोसेस किया जाता है उसमें बाई प्रोडक्ट के हिसाब से बेंजोल वेसलिन ये सब आता है, जो कि बहुत ही सस्ते का चीज होता है, उनका इकोनॉमिक वैल्यू उतना नहीं होता है तेल की तरह। ठीक है, तो ये बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। और एक एग्जांपल दिया मैंने।
अब देखो क्या बोल रहे हैं, आउटपुट इज यूनिफॉर्म एंड ऑल यूनिट्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल ड्यूरिंग वन और मोर प्रोसेस। आउटपुट जो है वो एक ही तरह का होना चाहिए, ठीक है, और हर एक प्रोसेस में आइडेंटिकल, आइडेंटिकल और यूनिफॉर्म एक ही बात हो गया, एक ही तरह का होना चाहिए जो भी आउटपुट होगा हर एक प्रोसेस के केस में। सो द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी एसर्टेन ओनली बाय एवरेजिंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, ताकि एवरेज करके हम लोग पर्टिकुलर पीरियड में उसका कॉस्ट को कैलकुलेट कर सके, ठीक है। अब एवरेज कैसे होगा, अभी हम लोग क्वेश्चन करने से ही समझ में आएगा। यहाँ पर एक जॉब बैच का डिफरेंस दिया है, बट जब जॉब कॉस्टिंग पढ़ेंगे तभी हम लोग इसका डिफरेंसेस को देखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है नॉर्मल प्रोसेस लॉस। जैसे मैंने बोला नॉर्मल लॉस होता है, एबनॉर्मल लॉस होता है। नॉर्मल लॉस मतलब जो गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए होता है, ये देखो, इट इज द लॉस विच इज अनअवॉइडेबल ऑन अकाउंट ऑफ इनहेरेंट नेचर ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब बोल सकते हैं ना, जो भगवान ने दिया, जैसे देखो ना कि फूल का जो फीचर्स है, मतलब फ्लावर का, वो खराब होगा, फ्रूट्स जो है वो थोड़ा जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है, इसीलिए तो महंगा भी आता है ना, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह का जो बिजनेस करते हैं उनका प्रॉफिट अच्छा होता है, बट उसमें रिस्क ये है कि वो बहुत जल्दी जो है खराब हो सकता है, लाइक वेजिटेबल्स ये। लेकिन ग्रोसरी का जो बिजनेस है उसमें देखो, जो भी दाल चावल होता है वो उतना जल्दी खराब नहीं होता, खराब वो भी होता है, उसमें भी पोका कीड़ा वगैरह लग सकता है, लेकिन उतना जल्दी नहीं होगा, ठीक है। Such loss can be estimated in advance on the basis of past experience और available data। तो हर एक बिजनेस का नॉर्मल लॉस क्या है, ठीक है, वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस अगर कोई हमारे पास है या कोई अवेलेबल डेटा है उस बिजनेस से रिलेटेड, तो हम लोग एडवांस में ही एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना लॉस हो सकता है। जैसे मान लो ग्रोसरी वाला, उसको पता है कि एक पेटी बिस्कुट अगर हम ऑर्डर कर रहे हैं तो उसमें जो जितना सारा बिस्किट, मान लो 20 पैकेट बिस्किट आ रहा है, तो उसमें उसको पता है कि एक पैकेट बिस्किट ऐसा होगा कि वो जो ज्यादा टूटा हुआ होगा हम बेच नहीं पाएंगे, या फिर कस्टमर रिटर्न कर देगा देने से, बाकी हम बेच देंगे, ठीक है, ये उनको पहले से पता है। या फिर मान लो उनका किसी का ग्लास का बिजनेस है, मतलब कांच की चीजों का बिजनेस है, तो पता है कि एक आधा तो टूटेगा ही, ठीक है। किसी का ऑयल का बिजनेस है तो उसे पता है कि जब हम ऑयल बेचेंगे तो उसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत गिर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि एकदम नहीं गिरेगा। तो नॉर्मल लॉस हर एक बिजनेस पे तय है, ठीक है। जैसे अगर तुम लोग कभी भी जो है क्या बोलते हैं उसे, आटा वगैरह, मतलब गेहूं अगर मशीन में कभी भी इसको पिसवाने गए हो कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि आजकल तो सब पैकेट का चीज खाते हैं, जो भी हो, जो कि अच्छा है नहीं, वैसे अनहेल्दी होता है, प्रिजर्वेटिव रहता है उसमें, जो भी हो। तो अगर कभी गए हो तो देखना कि अगर 1 किलो लेके गए हो, फॉर एग्जाम्पल 1 किलो गेहूं अगर लेके गए हो तो 1 किलो ही नहीं मिलेगा, ठीक है, वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। क्यों बोलो, जब वो मशीन में चीज डाला जाएगा, उसको मतलब पीसा जाएगा, तो उसमें क्या होता है, आटा जो है वो उड़ता है थोड़ा, ठीक है, उड़ता है तो उससे थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा जो है वो जो कंटेनर है वहां पर चिपक जाता है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, थोड़ा उसमें कम हो जाता है। जैसे देखो एक नॉर्मल एग्जांपल, घर पे कोई मिक्सर ग्राइंडर वगैरह कभी चलाते हो तो देखो, जो चीज पीस रहा है वो पूरा हमें नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत तो उसमें लगा हुआ रहता है ना, तो जितना दे रहे उतना मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। मतलब हर एक चीज में एक नॉर्मल लॉस तो होता ही है। The normal process loss is recorded only in term of quantity। नॉर्मल लॉस को सिर्फ क्वांटिटी में हमें वैल्यू करना है, एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द यूजेबल प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड अकॉर्डिंगली। बोल रहा है कि नॉर्मल प्रोसेस लॉस इज रिकॉर्डेड ओनली इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी में हमें चेक करना है कि कितना लॉस हुआ है। अगर लॉस हम लोग का नॉर्मल है तो हमें सिर्फ चेक करना है कितना लॉस हुआ है, कितने रुपए का हुआ है वो नहीं चेक करना है। एंड द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ यूजेबल प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड अकॉर्डिंगली, और उस तरह से हम लोग अपना कॉस्ट को बढ़ा देंगे। मतलब क्या हुआ देखो, अगर हम लोगों ने 10 किलो इनपुट दिया था, ठीक है, 10 किलो इनपुट दिया था, और जो कि था 1,000 रुपए का, 10 किलो हम लोगों ने जो इनपुट दिया था रॉ मटेरियल वो 1,000 रुपए का था टोटल, ठीक है। अब जब हमें आउटपुट मिला, सपोज आउटपुट हमें मिल रहा है यहाँ पर, ये 15 किलो कर देते, ठीक है, 15 किलो यहाँ पर कर देते 1,500, ठीक है। अब मान लो हम लोग को जो आउटपुट मिला वो मिल रहा है हम लोगों को यहाँ पर सपोज 5 किलो का नॉर्मल लॉस है, ठीक है, 5 किलो का नॉर्मल लॉस है, मतलब ये होगा ही होगा, हमें पहले से ही पता है। तो हम लोग को आउटपुट कितना मिलेगा, 10 किलो, ठीक है। अगर 5 किलो का नॉर्मल लॉस है तो आउटपुट कितना मिलेगा, 10 किलो, और उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1,500। पहले हम लोग का इनपुट के हिसाब से आउटपुट कितना हो रहा था, ये देखो 1,500 रुपए खर्चा कर रहे थे हम लोग, 15 रुपए करके, मतलब 1,000 रुपए हो रहा, 100 रुपए करके हो रहा था। अब यही वाला कितना हो जाएगा देखो, 1,500 डिवाइडेड बाई 10, तो 150। तो कॉस्ट इंक्रीज
इंक्रीज हो गया, कॉस्ट इंक्रीज हो गया। मतलब मान लो यही खर्चा किया, यही अगर आउटपुट होता, 15 किलो इनपुट दिए 15 किलो ही आउटपुट होता, तो आउटपुट का कॉस्ट कितना करके होता, 100 रुपीज करके हो जाता, 100 रुपीज पर किलो। लेकिन हमें पता है कि 15 किलो इनपुट देने से 10 किलो ही आउटपुट मिलेगा, तो खर्चा तो 1500 ही किया है, तो हम लोग कॉस्ट को ऐसे इंक्रीज कर देंगे। अब ये क्यों परमिसिबल है, क्योंकि सभी को पता है कि नॉर्मल लॉस सभी का बिजनेस में सेम ही होता है लगभग, ठीक है, तो सेम ही होगा। इसीलिए मार्केट में अगर प्राइस बढ़ता भी है, 100 का चीज जो है 150 हो रहा है, तो वो सभी का होगा, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए अगर हम लोग चाहे तो नॉर्मल लॉस की वजह से हम लोग अपना प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्रीज करके दिखा सकते हैं। Where scrap possesses some value as waste product or as raw material for an earlier process, the value thereof is credited to the process account. अब क्या हो रहा है, ये जो नॉर्मल लॉस है, ये अगर स्क्रैप के भाव में बिक जाता है, मतलब नॉर्मल लॉस मतलब क्या, ये बेकार प्रोडक्ट है जो मार्केट में नॉर्मली नहीं बिकेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग चाहे तो इसे स्क्रैप के तौर पे बेच सकते हैं। जैसे तुम लोग वेजिटेबल मार्केट में देख सकते हो, जो थोड़ा बहुत खराब हो जाता है ना वेजिटेबल, वो गाय वगैरह को देते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बिकेगा नहीं, कोई लेके नहीं जाएगा, तो दे देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से देखो, जो नॉर्मल लॉस है उसका अगर कुछ मार्केट वैल्यू है, कम है, स्क्रैप के बेसिस पे है, तो कुछ मार्केट वैल्यू है, तो उससे हमारा कुछ रिकवरी हो सकता है। मान लो ये 5 किलो वाला नॉर्मल लॉस जो है, इसे हम लोग 10 पैसे करके बेच सकते हैं, तो 5 किलो का जो नॉर्मल लॉस है, ये अगर 10 पैसे में बिक सकता है, तो रिकवरी कितना देगा, 5 इंटू 0.1, ये 0.5 हो जाएगा, इसको 1 रुपया कर देते हैं, ठीक है, तो ये 5 रुपए का हमें रिकवरी दे देगा, 5 रुपए का रिकवरी दे देगा, तो 150, 1500 का खर्चा था, 5 रुपए हम लोग रिकवर कर पाए, तो इसका मतलब ये कॉस्ट हो जाएगा 1495। तब हम लोग डिवाइड करेंगे 1495 डिवाइडेड बाई 10 से, तो कॉस्ट जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, ये कम होके हो जाएगा 149.5, जो कि 150 आ रहा था, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अगर हम लोगों का स्क्रैप जो है वो अगर हम लोग किसी वैल्यू में बेच सकते हैं, तो उससे हमारा जो प्रोसेस का पहला कॉस्ट आ रहा था पहले, उससे उसे हम लोग कम कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों ने बेच दिया तो उससे हमारा वैल्यू जो है कम हो जाएगा। दिस रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, प्रोसेस लॉस इज शेयर्ड बाय यूजेबल यूनिट। प्रोसेस लॉस को फिर हम लोग क्या कर देंगे, यूनिट में बांट सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो देखेंगे तभी समझ में आ जाएगा। बाकी नॉर्मल लॉस का मतलब जो है कि नॉर्मल लॉस ऐसा एक लॉस है जो हम लोग चाहे भी तो उसे रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि हर चीज में हमें पूरा एकदम एग्जैक्ट उतना ही आउटपुट, जो इनपुट दिया एज आउटपुट मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, कुछ ना कुछ तो लॉस होगा। और वो लॉस हम लोग पहले से ही क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस के साथ या फिर अवेलेबल डेटा, अगर हमारा बिजनेस बहुत पुराना है तो हम लोग एक्सपीरियंस से पता कर सकते हैं, अगर नए हैं बिजनेस में तो पुराने लोगों का जिनका एक्सपीरियंस है वो यूज कर सकते हैं, कुछ अवेलेबल डेटा यूज करके अंदाजा लगा सकते हैं कि नॉर्मल लॉस कितना होगा। और नॉर्मल लॉस का हमेशा हम लोगों को सिर्फ क्वांटिटी जो है वही कम करना है, और उसका कॉस्ट नहीं कम करना है, बल्कि कॉस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, यही बोला है। नाउ एबनॉर्मल लॉस देखो, एबनॉर्मल लॉस जो है जो अनएक्सपेक्टेडली हो रहा है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड और एबनॉर्मल कंडीशन सच एज प्लांट्स ब्रेकडाउन। मान लो जो प्लांट है, मतलब मशीनरी प्लांट का बात हो रहा है, वो ब्रेकडाउन हो गया अचानक से। सब स्टैंडर्ड मेटेरियल, मतलब मेटेरियल जो यूज कर लिया हम लोगों ने वो उतना अच्छा नहीं था, इसलिए प्रोडक्ट का क्वालिटी खराब हो गया। केयरलेसनेस, हम लोगों ने ध्यान से काम नहीं किया, एक्सीडेंट हुआ। और लॉस इन एक्सेस ऑफ द मार्जिन एंटिसिपेटेड फॉर नॉर्मल प्रोसेस लॉस, हमें पता था कि नॉर्मली कितना प्रोसेस लॉस होता है, बट उससे भी ज्यादा हो गया। हमें पता था नॉर्मल 1% लॉस होता है, अगर हम लोग 100% इनपुट देंगे 1% लॉस होगा, 99% आउटपुट मिलेगा, ये नॉर्मल सेंस है। लेकिन उसके जगह 100% में अगर 5% का लॉस हुआ और हमें 95% आउटपुट के तौर पे मिला, यानी एंटिसिपेटेड जितना था उससे ज्यादा लॉस हो गया, तो जितना ज्यादा हुआ उसे हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस हुआ 4%, क्यों, 1% तो पता ही था होगा, लेकिन हुआ ओवरऑल 5%, तो 4% एक्स्ट्रा हो गया, इसको हम लोग एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस बोलेंगे। द यूनिट ऑफ एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस और गेन कैलकुलेटेड एज अंडर। तो किस तरह से प्रोसेस लॉस, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है, जबकि प्रैक्टिकली ये थोड़ा मुश्किल है बताना कि एबनॉर्मल गेन भी सच में होता है कि नहीं। नॉर्मली एबनॉर्मल लॉस ही होता है, ठीक है, एबनॉर्मल गेन बहुत ही कम केसेस में होता है, लेकिन हाँ हमें क्वेश्चन में पढ़ाया गया है तो हम लोग पढ़ेंगे। एबनॉर्मल लॉस या गेन का कैलकुलेशन कैसे होगा, टोटल लॉस से नॉर्मल लॉस को माइनस कर देंगे। जैसे मैंने बोला 5% हुआ, नॉर्मल
लॉस था 1%, तो एबनॉर्मल लॉस हो गया 4% मेरे एग्जांपल के हिसाब से। द वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस शुड बी डन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो किस तरह से एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन होता है, देखो वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस इक्वल टू नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट इनटू यूनिट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। हमें इसको रट्टा लगाने का कोई जरूरत नहीं, हम इसको जब प्रैक्टिकली करवाएंगे तो ये फॉर्मूला को भी समझा देंगे, मतलब फॉर्मूला देखना अपने आप ही बन जाएगा, तुम लोग खुद ही बता पाओगे कि किस तरह से होगा। तो अभी फॉर्मूला कुछ नहीं बता रहे। नेक्स्ट एबनॉर्मल गेन पढ़ेंगे, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में होना थोड़ा मुश्किल है, बट हम लोग पढ़ेंगे। देखो क्या बोला है, वी नो दैट मार्जिन अलाउड फॉर नॉर्मल लॉस इज एन एस्टिमेट। हम लोग नॉर्मल लॉस का जो मतलब मार्जिन अलाउड करते हैं, जैसे बोला कि 1% नॉर्मल लॉस हो सकता है, ये एस्टिमेटेड है, ठीक है, मतलब पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग या फिर अवेलेबल डेटा के हिसाब से, लेकिन एग्जैक्टली उतना ही हो जरूरी नहीं है, थोड़ा कम बेसी हो सकता है, ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है, जैसे मान लो एक्सपीरियंस होते जाएंगे बिजनेस में ना, तो नॉर्मल लॉस जो है वो हमारा रिड्यूस होते जाता है। जैसे मान लो स्टार्टिंग में कोई खाना बनाना सीख रहा है, तो उससे जितना इधर उधर गिरेगा, जो एक्सपीरियंस्ड है घर पे वो बनाएंगे तो उतना लॉस नहीं होगा, ठीक है। वैसे थोड़ा बहुत गिरना एबनॉर्मल लॉस होता है, ज्यादा गिरता है थोड़ा बहुत गिरना नॉर्मल लॉस होता है, ज्यादा गिरता है तो एबनॉर्मल लॉस होता है ना। लेकिन क्या होता है, नॉर्मल लॉस भी हम लोग चाहे तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ उसे रिड्यूस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशन इन प्रोसेस इंडस्ट्री इन नॉर्मल कंडीशन। ये हम लोग एस्टिमेट कैसे करते हैं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री का जितना नॉर्मल लॉस है उसके हिसाब से हम लोग इसका एस्टिमेट करते हैं। एंड स्लाइट डिफरेंस आर बाउंड टू ऑकर बिटवीन द एक्चुअल आउटपुट ऑफ ए प्रोसेस एंड द एंटिसिपेटेड। और जो हम लोगों ने सोचा था और जो एक्चुअली हुआ उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग एस्टिमेट करते हैं। दिस डिफरेंसेस विल नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट इंक्रीज्ड लॉस ऑन ऑकेशन, द एक्चुअल लॉस विल बी लेस देन द एक्सपेक्टेड। मतलब जरूरी नहीं है, यहाँ पर बोल रहा है जरूरी नहीं है कि हमेशा जो सोचा था और जो आउटपुट आया उसमें डिफरेंस पे हमें लॉस ही दिखे। कभी कभी हो सकता है कि हम लोगों ने जो एंटिसिपेटेड लॉस सोचा था और एक्चुअली जो हुआ वो एक्चुअल अमाउंट कम हो गया, जबकि एंटिसिपेटेड हम लोगों ने ज्यादा सोच रखा था। thus when actual loss is a process is smaller than that was expected an abnormal gain result। तो अगर जो हम लोगों ने एंटिसिपेट किया था उससे एक्चुअली में कम हुआ तो हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल गेन हुआ है। द वैल्यू ऑफ द गेन विल बी कैलकुलेटेड इन सिमिलर मैनर ऑफ एबनॉर्मल लॉस टू एन एबनॉर्मल लॉस। जैसे एबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट किया जाएगा सिमिलर तरीके से एबनॉर्मल गेन को भी कैलकुलेट किया जाएगा। एबनॉर्मल गेन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड फॉर द लॉस ऑफ इनकम ऑन अकाउंट ऑफ लेस क्वांटिटी ऑफ सेल और ऑफ स्क्रैप अवेलेबल एज ए रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन। क्या बोल रहा है, एबनॉर्मल गेन होने से हमारा एक्स्ट्रा जो है आउटपुट आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एबनॉर्मल गेन का सबसे पहला काम होता है कि प्रीवियसली अगर किसी तरह का लॉसेस है तो हम लोग उस लॉस को क्या करेंगे, उसके साथ सेट ऑफ करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। एबनॉर्मल गेन को हम लोग पहले नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस को सेट ऑफ करने का कोशिश करेंगे एंड नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिटेड अकॉर्डिंगली। तो देखो गेन हुआ है तो टू एबनॉर्मल गेन होता है, ठीक है। गेन होने से जिस प्रोसेस में हुआ, प्रोसेस जो नाम है प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल गेन। अब एबनॉर्मल गेन को जब हम लोग नॉर्मल लॉस को या एबनॉर्मल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए यूज करेंगे, देन हम लोग एबनॉर्मल गेन को डेबिट कर देंगे, ठीक है, और नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट कर देंगे। वही बोला है देखो, एबनॉर्मल गेन एंड नॉर्मल प्रोसेस लॉस अकाउंट क्रेडिटेड अकॉर्डिंगली। ये देखो नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट जो है वो क्रेडिटेड हो जाएगा नॉर्मल लॉस अकाउंट, और एबनॉर्मल गेन अकाउंट जो है इसे हम लोग डेबिट कर देंगे। ये देखो एबनॉर्मल गेन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड for the loss of income on account of less quantity of sale of scrap available as a result of the abnormal gain, and normal loss account credited accordingly. The balance is transferred to costing profit and loss account as abnormal gain। और अगर उसके बाद भी नॉर्मल लॉस को सेट ऑफ करने के बाद भी अगर एबनॉर्मल गेन में कुछ भी बच जाता है तो हम लोग उसे क्या करेंगे, कॉस्टिंग पीएल में भेज देंगे। यहाँ पर जो पीएल बनता है उसका नाम हमें देना पड़ता है कॉस्टिंग पीएल, ठीक है। तो कॉस्टिंग पीएल में हम लोग भेज देंगे। अच्छा, इसके बाद का जो पॉइंट है ये हम लोग जब उस तरह का क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग देखो इलास्ट्रेशन 24 करेंगे। इलास्ट्रेशन 24 देखो क्या दिया है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर प्रोसेस 2 आर गिवन। प्रोसेस 2 का
जो प्रोसेस टू का सिस्टम है, कैसे प्रोसेस हुआ है उसका जो है डेटा दे रखा है। अब प्रोसेस टू है मतलब इसके आगे प्रोसेस वन जरूर हुआ होगा। ये देखो, ट्रांसफर टू प्रोसेस टू एट कॉस्ट, प्रोसेस टू में इतना इनपुट ट्रांसफर किया गया यूनिट में जिसका अमाउंट था 9000, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोसेस वन का जो आउटपुट था, ठीक है, प्रोसेस वन का जो आउटपुट था वो प्रोसेस वन में एज ए इनपुट गया, और इनपुट के हिसाब से कितना गया है वो हमें दे दिया है 4000 और यूनिट के हिसाब से, और जो रुपीस के हिसाब से है वो 9000 दे रखा है, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस का खर्चा हुआ है 2000, डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा हुआ है 3000, ठीक है। ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक, फिनिश्ड स्टॉक में कितना ट्रांसफर हुआ है 3240, ठीक है। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड इन प्रोसेस आर एब्सॉर्ब, तो इसका मतलब ये देखो, जो प्रोसेस टू है, प्रोसेस टू है, इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें इनपुट के हिसाब से दिया गया है 4000 यूनिट ऑफ रुपीज 9000 का रॉ मटेरियल दिया गया है। डायरेक्ट वेजेस का 2000 खर्चा किया गया है, डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, ये रुपीज में है। डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा किया गया है 3000, मतलब इसमें डायरेक्टली मटेरियल दिया गया है, बाकी प्रोसेस वन से इतना आया था। अब इसमें हमें आउटपुट मिलेगा, और आउटपुट का यूनिट हमें बता दिया है कितना, ये ट्रांसफर बताया है। जो फिनिश स्टॉक होगा उसमें से 3240 फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर किया गया है। फिनिश स्टॉक और फिनिश गुड्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? फिनिश गुड्स मतलब टोटल जितना हमें आउटपुट मिला उसको हम लोग बोलेंगे फिनिश गुड्स। अब उससे कितना हम लोग फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर करना चाहते हैं वो होता है फिनिश स्टॉक। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि गोडाउन में जो माल बना उसको ट्रांसफर कर दिया, तो फैक्ट्री में जो बन के दिख रहा है, जितना बना हुआ है दिख रहा है, वो होता है फिनिश गुड्स। अब उसको जब हम लोग स्टोर में ट्रांसफर करते हैं तो जितना ट्रांसफर करते हैं उसको बोला जाता है, मतलब फिनिश्ड स्टॉक में ट्रांसफर कर दिया। फैक्ट्री ओवरहेड इन प्रोसेस आर एब्सॉर्ब्ड एट अ रेट ऑफ 4% ऑफ डायरेक्ट 400% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। तो फैक्ट्री का खर्चा कितना है वो बोल रहा है कि कैसे एब्सॉर्ब करवाना है। एब्सॉर्ब मतलब कितना चार्ज करना है। बोल रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल जितना होगा उसका 400% फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये भी क्या हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड मतलब अदर एक्सपेंसेस। तो फैक्ट्री का अदर एक्सपेंसेस जो है वो कितना है, डायरेक्ट मटेरियल का 400%। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना है 3000, तो 3000 का 400% फैक्ट्री पे खर्चा हुआ है, ठीक है, फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा हुआ है। अलाउंस फॉर नॉर्मल लॉस इज 20% ऑफ यूनिट वर्क। तो नॉर्मल लॉस का एंटीसिपेटेड जो रेट है या जो एस्टिमेशन है वो है 20% ऑफ यूनिट। मतलब अगर हम लोग 100 यूनिट इनपुट देंगे तो वहां पर 20 यूनिट जो है वो हम लोग का लॉस हो जाएगा, मतलब 80 जो है आउटपुट मिलेगा। तो इसी परसेंटेज को हम लोग 400 पे एप्लीकेबल करेंगे, सॉरी 4000 पे एप्लीकेबल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4000 इनपुट दिया गया है, ठीक है। और कुछ स्क्रैप भी वैल्यू है, मतलब जो नॉर्मल लॉस होगा वो मार्केट में सेलेबल है, इसका एक मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू कितना है, ₹5 पर यूनिट करके ये सेल हो सकता है, ठीक है, ₹5 पर यूनिट। इवेल्युएट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक, बोल रहा है कि फिनिश स्टॉक में जितना यूनिट ट्रांसफर हुआ है उसका कॉस्ट बताओ, मतलब अमाउंट बताओ। 3240 तो यूनिट है, इसका अमाउंट बताओ, ये बोल रहा है पहला। फिर बोल रहा है यूजिंग द इंफॉर्मेशन सप्लाइड अबव सो द अमाउंट ऑफ गेन और लॉस इन प्रोसेस टू बी टेकन टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोल रहा है कि जो भी दिया हुआ है इसको हमें इवेल्युएट करके बताना है कि कितना यूनिट जो है वो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन ऑकर्ड हुआ है, ये हम लोग को बताने बोला है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा। तो ये जो कॉस्टिंग का ये चैप्टर है ना, ये कुछ अकाउंट्स के तरह ये बोल सकते हो, मतलब फॉर्मेट वाइज होगा। नॉर्मली कॉस्टिंग में डेबिट क्रेडिट ये सब का जरूरत नहीं होता है, लेकिन हाँ इस चैप्टर में हमें डेबिट क्रेडिट का जरूरत होगा क्योंकि ये अकाउंटिंग फॉर्मेट में बनेगा। तो हम लोग को बोला है पहले कि प्रोसेस जो है कितना हो रहा है, ठीक है, कॉस्ट बताना है फिनिश गुड्स का, ये बताना पड़ेगा, और उसके बाद कितना हम लोगों का लॉस या एबनॉर्मल लॉस या गेन है वो भी बताना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें प्रिपेयर क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, प्रोसेस टू अकाउंट, प्रोसेस टू अकाउंट। पर्टिकुलर्स,
हम एक बार डिटेल्स में दिखा देते हैं इसके बाद, और ये पर्टिकुलर से ये सब नहीं लिखेंगे, जैसे लेजर होता है, ठीक है, ये लेजर फॉर्मेट में ही इसमें क्वेश्चन होगा। और दो कॉलम हमेशा बनेगा, एक यूनिट का और एक अमाउंट का। तो डेबिट साइड हमें पता है खर्चा होता है, तो जो हम लोगों ने रॉ मटेरियल दिया एज ए इनपुट, डायरेक्ट वेजेस, इनपुट इन द फॉर्म कुछ भी क्यों ना हो, वो हमारे लिए खर्चा है। तो खर्चे का एंट्री क्या होता है, जैसे सैलरी पे का एंट्री होता है सैलरी टू कैश, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जिस प्रोसेस में जितना खर्चा हो रहा है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट, प्रोसेस अकाउंट डेबिट। जैसे कंसाइनमेंट किया हुआ है, कंसाइनमेंट डेबिट करते हैं जब भी कंसाइनमेंट में खर्चा होता है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे। तो ये जो इनपुट लिया गया है प्रोसेस 1 से, ये भी तो खर्चा ही है। जब प्रोसेस 1 में दिया गया था इनपुट, वो खर्चा था, वहां से जो आउटपुट आया फिर वो आउटपुट को फिर से प्रोसेस करना है, तो ऑब्वियसली ये प्रोसेस 2 के लिए एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पर लिखेंगे, मतलब एक ट्रांसफर लिया हुआ है तो इसको लिखना पड़ेगा टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1। कितना यूनिट ट्रांसफर लिया गया है, 4000, और रुपीस कितना है, 9000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद डायरेक्ट वेजेस, तो यहाँ पर लिखेंगे टू डायरेक्ट वेजेस। टू क्यों हो रहा है, खर्चा है। जैसे पीएल में होता है ना, देखो पीएल में क्या करते हैं, टू सैलरी, टू इलेक्ट्रिसिटी, खर्चे को डेबिट करते हैं, उसी तरह से टू डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का खर्चा है 2000। अब देखो यूनिट में कुछ नहीं आएगा, नॉर्मल सा सेम सा, देखो वेजेस लेबर को दे रहा है तो लेबर का तो कुछ यूनिट नहीं होता है, रॉ मटेरियल का होता है। रॉ मटेरियल सॉलिड फॉर्म में है तो केजी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में है तो लीटर हो सकता है, पर पीस हो सकता है, ठीक है। अब ये वेजेस हो गया, फिर है डायरेक्ट मटेरियल। अब इसमें कुछ यूनिट नहीं दिया है, अगर देता तो हम लोग वो लिख देते, तो नहीं दिया है तो कॉस्ट दिया है, कॉस्ट ही लिखेंगे, टू डायरेक्ट मटेरियल 3000। अच्छा, इसके बाद दिया हुआ है ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक, वो तो जब हमें फिनिश स्टॉक का पता चलेगा तभी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। अब नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि देखो हर एक प्रोसेस में एक नॉर्मल लॉस होता ही है, तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ होना चाहिए, नहीं देगा तो हम लोग खुद से एस्टिमेट नहीं कर सकते। 20% बोल रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस का एंट्री क्या होगा, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस, ठीक है। तो बाई नॉर्मल लॉस होगा एंट्री, बाई नॉर्मल लॉस। कितना बोला है, 20%। तो 20% हमेशा किस पे होगा, इनपुट पे, कि 4000 यूनिट अगर हम लोग इनपुट देंगे तो उसमें 20% का लॉस हो जाएगा। तो 4000 का 20% हो जाएगा 800, ठीक है। 800 यूनिट लॉस होगा। और इसका वैल्यू कैसे करेंगे, देखो बोल रहा है कि ये जो 800 यूनिट बनेगा इसको हम लोग 5 रुपए में बेच सकते हैं। तो तुम लोग सोच ही सकते हो कि ये इसका सेल प्राइस है, क्योंकि ये 5 रुपए में बिकेगा। लेकिन देखो सोच के, ये इसका सेल प्राइस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मजबूरी में बेच रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा लॉस लॉस वाला प्रोडक्ट है, मतलब डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, ये मार्केट में फिनिश गुड्स की तरह बिक नहीं सकता है। अगर बिक सकता तो हम लोग बेच देते ना, क्योंकि इसमें भी तो हमारा ये खर्चा इंक्लूडेड है, ये 800 यूनिट में भी तो ये खर्चा इंक्लूडेड है। बट रिकवर नहीं कर सकते बिकॉज डैमेज है, ठीक है। रिकवर नहीं कर सकते बिकॉज डैमेज है, तो ये मार्केट में बेच देंगे। तो इसका वैल्यू हम लोग बोलेंगे कि ये 5 रुपए में बिका, तो इसका कॉस्टिंग हो जाएगा एट द रेट ऑफ 5, यानी 4000, ठीक है। अब ये बन गया। अब हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि कितना हम लोगों का फिनिश गुड्स है। तो यहाँ पर देखते हैं कितना ट्रांसफर किया जाएगा। ट्रांसफर कितना किया जाएगा, 3240 फिनिश स्टॉक में। तो यहाँ पर लिखते हैं बाई ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। फिनिश स्टॉक में कितना यूनिट ट्रांसफर करना है, दे रखा है 3240 यूनिट ट्रांसफर करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसका कॉस्ट क्या होगा वही हमें निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर हम एवरेज कॉस्ट ऐसा कुछ लैंग्वेज बार बार हम लोग वहां पर पढ़ रहे थे। एवरेज कॉस्ट क्या होगा, इस पूरे जो अकाउंटिंग है इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग 4000 इनपुट दिए और इतना खर्चा टोटल हुआ। 4000 यूनिट इनपुट देने पे टोटल इतना खर्चा हुआ, पहला चीज ये, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देखो टोटल कॉस्ट, यहाँ पर लिखेंगे टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितना है, 9000 प्लस 2000 प्लस 3000, 9000 प्लस 2000 प्लस 3000, ठीक है। ये हो गया टोटल कॉस्ट। अच्छा, टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है, 9 और ये 3 2 5, 5 और 9, 14000,
ठीक है 14,000, और यूनिट हम लोगों ने कितना दिया है 4,000, टोटल कॉस्ट 14,000 फॉर 4,000 यूनिट। ठीक है, ये हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। अब अगर हमें एवरेज कॉस्ट निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये देखो, इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो इसका मतलब अगर टोटल 14,000 रुपीज का हम लोगों ने खर्चा किया 4,000 इनपुट देने पे, तो एक एक इनपुट का क्या कॉस्ट होगा। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इनपुट का कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करना है, हम लोग को क्या करना है, आउटपुट का कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कितना आउटपुट मिला। तो देखो 4,000 में कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 4,000 यूनिट में हम लोगों का कितना यूनिट जो है वो हम लोग नॉर्मली नहीं बेच सकते, 800 यूनिट। ठीक है, मतलब फिनिश गुड्स कितना हो रहा है वो देखो। कॉस्ट पर यूनिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ दूर पे लिखते क्योंकि हम फॉर्मूला यहाँ पर समझा देंगे, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो ये हम लोग क्या बना रहे हैं, ये क्या है, ये है टोटल इनपुट। ठीक है, ये है टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस इनपुट। नॉर्मल लॉस में, नॉर्मल लॉस का जितना इनपुट जो है, इनपुट में जितना नॉर्मल लॉस हुआ है, नॉर्मल लॉस इनपुट बोलेंगे इसको। नॉर्मल लॉस का इनपुट मतलब 800। ठीक है, 800 यूनिट हम लोग नहीं बेच सकते हैं नॉर्मली, तो फिनिश गुड्स कितना मिलेगा जो हम लोग मार्केट में नॉर्मल बेसिस पे सेल कर सकते हैं। तो 3,200 यूनिट जो है वो हम लोग मार्केट में एज अ फिनिश गुड सेल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये 14,000 क्या है, ये है टोटल कॉस्ट। ठीक है, और हम लोग जब पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने देखा कि अगर किसी भी तरह से हम लोग अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं स्क्रैप बेच के, तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग चाहे तो स्क्रैप बेच के जो फिनिश गुड्स है उसके कॉस्ट को हम लोग कम कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लेस कर देंगे यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू, इफ एनी, अगर होता है तो, है ना। तो यहाँ पर स्क्रैप है, देखो 14,000 का हम लोगों ने खर्चा किया जरूर, लेकिन 4,000 रिकवर भी तो कर लिया। 800 जो बेकार हो गया था यूनिट उसको बेच के रिकवर भी तो कर लिया ना। जैसे घर पे मान लो कुछ भी स्क्रैप वगैरह रहता है तो उसे अगर मान लो सेल कर देते हो, जैसे मान लो पेपर वगैरह अगर कोई सेल कर रहे हो, तो पेपर मान लो, पेपर का खर्चा होता है सपोज मंथली मान लो 100 रुपीज खर्चा होता है। ठीक है, और ऐसे करके मान लो 3 मंथ्स में पैसा जो पेपर जमा हो गया उसको बेच दिया, बेचने के बाद मान लो उससे मिला हम लोग को 50 रुपीज, और 3 मंथ्स का पेपर का बिल बनता है 300, और 50 रुपीज का पेपर बेच दिया। इसका मतलब हम लोगों ने 250 रुपीज का ही पेपर खरीदा, क्योंकि उस पेपर को बेच के ही तो हम लोगों ने 50 रुपीज रिकवर किया। इसका मतलब 250 अपने पॉकेट से आउटफ्लो हुआ। वही चीज हमें देखना है कि हम लोगों ने 14,000 का खर्चा जरूर किया, लेकिन हम लोगों को 4,000 इनपुट नहीं मिला, वो भी सही बात है, लेकिन 800 इनपुट जो हमारा बेकार हो गया उसको हम लोगों ने बेच भी दिया 4,000 पे, तो हम लोग का 10,000 रुपए का टोटल खर्चा हुआ, और उसमें से हमें आउटपुट मिला 3,200। तो इसमें टोटल हमारा, मतलब ये टोटल हो गया। अब हम लोग निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट, यानी एक यूनिट पे कितना खर्चा आ रहा है, कितना कॉस्ट आ रहा है। तो डिवाइड करने पे आ रहा है, देखो 3 रुपीज 3.125 पर यूनिट, है ना। एक यूनिट बनाने पे खर्चा आ रहा है 3.125। अच्छा ये 3.125 सही हुआ है क्या, देख लेते हैं। 14,000, ओ अच्छा, यहाँ मैंने एक चीज तो लिखा नहीं, इसीलिए थोड़ा सा कम हो गया। एक चीज लिखा नहीं ना, ये देखो मैंने एक चीज लिखा नहीं, ये वाला जो मैंने बताया था, सॉरी ये वाला, ये जो डायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड, ये खर्चा मैंने यहाँ पर शो नहीं किया गलती से। ठीक है, टू फैक्ट्री ओवरहेड होगा, ये चीज गलती हो गया। ठीक है, कंसेप्ट वगैरह सब ठीक है, बस हम लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड नहीं लिखा। 400% ऑफ खर्चा एक कम लिखा ना, इसीलिए आंसर जो है वो मैचअप नहीं हो रहा है। 400% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल कितना है 3,000, 3,000 का 400%, तो ये हो गया 12,000। ये खर्चा लिखा नहीं ना, इसीलिए बहुत ही कम आ रहा है वैल्यू, जबकि आंसर कुछ और है। तो यहाँ पर 12,000 ऐड कर देंगे, तो टोटल करने पे 26,000 आएगा। ठीक है, तो 26,000 माइनस 4,000, 22,000 डिवाइडेड बाई 3,200, 6.875। ठीक है, अब आंसर मेरा जो है मैच हो गया 6.875। मैंने एक खर्चा कम लिखा था इस वजह से,
6.875 पर यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया कॉस्ट पर यूनिट। मतलब ये 4000 इनपुट दे के जो 3240 हमें आउटपुट मिला, ठीक है, सॉरी 3240 नहीं, हमें कितना आउटपुट मिला यहाँ पर माइनस करने से 3200, वो 3240 का जो सिस्टम है वो हम बताते हैं। 4000 दिया, 800 लॉस हुआ, तो 3200 हमें आउटपुट मिला, एज ए आउटपुट हमें इतना मिला। और इसका कॉस्टिंग हो गया, एक आउटपुट, एक यूनिट आउटपुट के लिए हमें खर्चा करना पड़ा लगभग 6.875 रुपीज करके। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, यही हम लोग का क्या हो गया, कॉस्ट पर यूनिट, एक एक यूनिट को प्रोड्यूस करने का खर्चा। अब यहाँ पर अगर देखो तो आउटपुट हमें 3200 दिख रहा है, बट बोल रहा है कि हम लोगों ने ट्रांसफर किया है फिनिश स्टॉक में 3240, यानी 3000 जितना आउटपुट मिला वो पूरा का पूरा ही हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया, ऊपर से और भी 40 यूनिट हम लोगों ने ट्रांसफर किया। ये कैसे पॉसिबल है, और भी जो 40 यूनिट हम लोगों ने ट्रांसफर किया, ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब ये क्या हुआ, एबनॉर्मल गेन। क्यों एबनॉर्मल गेन हुआ? जो हम लोगों का आउटपुट था, ठीक है, जो आउटपुट है वो एक्चुअल आउटपुट जो है, यहाँ पर लिखते हैं एक्चुअल आउटपुट जो है वो ज्यादा है एस्टिमेटेड से। ठीक है, एस्टिमेटेड क्या है कि अगर इतना परसेंट लॉस होगा तो 800 लॉस के हिसाब से 3200 यूनिट हमें मिलना चाहिए एस्टिमेटेड के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल के हिसाब से कितना हुआ, 3240। तो ये 40 यूनिट जो ज्यादा है इसे हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल गेन। 4 यूनिट। ठीक है, एबनॉर्मल गेन 4 नहीं, सॉरी 40 यूनिट हो गया। ये देखो कितना ज्यादा हो गया, 40 यूनिट। एक्सेस, या फिर एक्सेस नहीं, एबनॉर्मल गेन ही लिख देते हैं। एबनॉर्मल गेन हो गया 3240 माइनस 3200, यानी 40 यूनिट। ठीक है, 40 यूनिट एबनॉर्मल गेन हो गया। अब जितने भी सारे यहाँ यूनिट मिलेंगे सबका कॉस्टिंग हमें कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 40 का रेट लगेगा 6.875 के हिसाब से, इसका भी कॉस्टिंग होगा 6.875 के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया 4040, और ये कितना हो जाएगा, 4040। तो 40 इंटू 6.875, 275। 22,275 ये हो गया। ठीक है, अब दोनों साइड टोटल करके देखो, सिमिलर होगा, हमेशा सिमिलर होगा। 26,275, इसका यहाँ तक 12,000 तक का टोटल हम लोगों ने कर रखा था 22,000, और यहाँ पर 275। नहीं, ये कितना हुआ था, 12,000 था, 22,000, 26,000 हुआ था, सॉरी ये वाला 26,000। 26,275। अच्छा, अब इसके साथ साथ हमें एबनॉर्मल गेन भी दिखाने बोला था। इलास्ट्रेशन, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। एबनॉर्मल गेन हुआ है जो कि क्रेडिट होता है, तो एंट्री क्या होगा, प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल गेन। ये देखो, प्रोसेस टू अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल गेन, तो इसका पहले क्रॉस पोस्टिंग कर लेंगे, बाई एबनॉर्मल, बाई प्रोसेस अकाउंट बोल के, क्रॉस पोस्टिंग बाई प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस टू अकाउंट, प्रोसेस टू में एबनॉर्मल गेन हुआ है 40 यूनिट, और जिसका वैल्यू है 275। ठीक है, अब इस एबनॉर्मल जो गेन हुआ है इससे हम लोग लॉस को रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे। तो यूनिट पे पहले चेक करेंगे, 40 यूनिट गेन है,
800 यूनिट लॉस है, तो हम लोग मैक्सिमम कितना यूनिट लॉस रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि 40 यूनिट का गेन है, ठीक है, और 800 यूनिट का लॉस है, 800 यूनिट का लॉस है, इतने यूनिट का गेन है, तो इसका मतलब सेटअप होने के बाद भी लॉस ही बचता है, तो हम लोग मैक्सिमम 40 यूनिट का ही लॉस सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना लॉस सेटअप करेंगे वो किस तरह से हो जाएगा, ये देखो लॉस इस तरह से सेट हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 2 नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस जितना डेबिट हुआ था जितना सेटअप होगा उतना क्रेडिट हो जाएगा, तो 2 नॉर्मल लॉस सेटअप हो गया 40 यूनिट, ठीक है, नॉर्मल लॉस यूनिट के बेसिस पे इतना सेटअप हो गया। अब इसका रेट कितना लगाएंगे, इसका रेट हमारा जो स्क्रैप वैल्यू है उसके बेसिस पे लगेगा, ठीक है, जो इसका वैल्यू है एक्चुअली, जैसे यहाँ पर इस वैल्यू लिखा जो था, ठीक है, यहाँ पर अगर 800 में से 40 यूनिट सेटअप हो जाता है तो 40 इंटू 5 200। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि कितना हम लोगों का लॉस बच रहा है कि गेन बच रहा है। तो देखो 275 में से 200 सेटअप हुआ तो 75 बच रहा है, यानी गेन ही बच रहा है, वैसे भी टू साइड है, तो 2 कॉस्टिंग पीएल, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, यूनिट में तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, यूनिट तो सेटअप हो रहा है 40 यूनिट, ठीक है, 40 यूनिट सेटअप हो रहा है, 75 फिर भी गेन बच जाएगा, मतलब यूनिट पे हम लोग अगर देखें तो 40 यूनिट 200 रुपए का जो है सेटअप हुआ, और इसके बाद भी 75 रुपए का गेन जो है वो रह जाता है, जो हम लोग पीएल में ट्रांसफर करेंगे, जिस पीएल का नाम देना पड़ेगा कॉस्टिंग पीएल, ठीक है, इस तरह से सेटअप हो जाएगा। तो ये हो गया एबनॉर्मल गेन का सेटअप, ठीक है। अच्छा, अब और एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 25, इलस्ट्रेशन 25, इसमें क्या बोला है, प्रोडक्ट एक्स इज ऑब्टेन्ड, प्रोडक्ट एक्स इज ऑब्टेन्ड आफ्टर इट पासेस थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस, 3 प्रोसेस के बाद क्या मिलेगा, प्रोडक्ट एक्स मिलेगा। अच्छा, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे हमें प्रोसेस अकाउंट बनाना है। मेटेरियल का खर्चा प्रोसेस 1 में हुआ है 5200, प्रोसेस 2 में 3960, प्रोसेस 3 में 5924, और ये तीनों का अगर हम लोग टोटल करते हैं तो इतना हो जाएगा। डायरेक्ट वेजेस 4000 प्रोसेस 1 में, 6000 प्रोसेस 2 में, 3000 प्रोसेस 3 में, सॉरी 8000 प्रोसेस 3 में, यानी टोटल 18000, और प्रोडक्शन ओवरहेड 18000 है, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे रखा है, तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो हर एक प्रोसेस को अलग अलग एसर्टेन करेंगे, अलग अलग प्रोसेस कॉस्ट निकालेंगे, जो हम लोगों ने थियोरेटिकली पहले से ही देखा कि क्यों प्रोसेस कॉस्टिंग किया जाता है, हर एक प्रोसेस का कॉस्ट को हमें एसर्टेन करना है, फिर उसका एवरेज कॉस्ट करके कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, जो भी हम लोगों ने करके देखा। अब 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ 6 पर यूनिट इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस 1, प्रोसेस 1 में पहले रॉ मटेरियल के तौर पे ये एक्स्ट्रा और भी दिया गया था, ये तो रॉ मटेरियल दिया गया ही है, ऊपर से 1000 यूनिट 6 रुपए करके प्रोसेस 1 पे हमें इंट्रोडक्शन किया है इनपुट। प्रोडक्शन ओवरहेड इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो कितना है, 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट वेजेस का 100% प्रोडक्शन ओवरहेड देना पड़ेगा, हर एक प्रोसेस में देना पड़ेगा, हर एक जगह पे डायरेक्ट वेजेस दे रखा है तो हर एक जगह पे ये चीज हमें देना पड़ेगा। एक्चुअल आउटपुट देखो क्या है, प्रोसेस 1 का ये है, प्रोसेस 2 का ये है, प्रोसेस 3 का ये है, तो एक्चुअल आउटपुट ये है, जबकि नॉर्मल लॉस जो एंटिसिपेटेड बेसिस पे होता है वो कुछ इस तरह से है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ एबनॉर्मल लॉस है, कहाँ एबनॉर्मल गेन है, ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा एक बार। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि स्क्रैप, सभी स्क्रैप वैल्यू में बिक सकते हैं मार्केट में, ये बता रखा है। प्रिपेयर करने बोला है 3 प्रोसेस अकाउंट, और कुछ नहीं बोला है, बोला है कि तीनों प्रोसेस अकाउंट को हमें प्रिपेयर करके देना है, ठीक है, तो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, तो पहले प्रोसेस 1, यूनिट अमाउंट पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। सबसे पहले यहाँ पर अलग से प्रोसेस 1 में एक रॉ मटेरियल दिया गया है जिसका इंफॉर्मेशन नीचे दिया हुआ था, तो 2 मटेरियल
इंट्रोड्यूस या फिर इनपुट बोल के भी लिख सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में ही लिख सकते हैं। कितना यूनिट, 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ 6 करके, एट द रेट ऑफ 6, तो ये 6000 रुपए का रॉ मेटेरियल इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद प्रोसेस 1 में और भी मेटेरियल दिया गया है 5200 का। टू हम लोग इसको लिख सकते हैं एडिशनल मेटेरियल, या फिर सिर्फ मेटेरियल लिखोगे तो भी सही है, ठीक है। 5200। अच्छा, उसके बाद है डायरेक्ट वेजेस 4000। अब नॉर्मल लॉस कितना है वो देखना पड़ेगा। अच्छा, प्रोडक्शन ओवरहेड देना पड़ेगा, नहीं तो फिर से गलत हो जाएगा। टू प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें वो नहीं बोला है, टोटल 18,000 दे दिया है। तो यहाँ पर हाँ बोला है प्रोडक्शन ओवरहेड इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस का 100% मतलब 4000 का 100% 4000 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 100% देने से क्या टोटल में 18,000 होगा? बिल्कुल होगा, इसका भी तो टोटल 18,000 है, तो इसका 100% 4000, ठीक है। इसका 100% 6000, इसका 100% 8000, तो बन गया 18,000, ठीक है। तो इस बेसिस पे इन्होंने दे रखा है, मतलब बेसिकली सेम अमाउंट को रिपीट करके लिख दो, ठीक है। अच्छा, अब ये टोटल इतना खर्चा हो गया। अब नॉर्मल लॉस लिखते हैं, बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना है? प्रोसेस 1 का है 5%, 5% मतलब 1000 का 5% नॉर्मल लॉस, और इसका स्क्रैप वैल्यू जो है वो इंटू कर देंगे, 4 रुपए में ये बिक जाएगा। तो 1000 का 5% 50 हो गया, 4 रुपए में बिकेगा यानी 200 रुपए, ठीक है। 4 रुपए करके बिकेगा यानी 200 रुपए। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, बोल रहा है कि एक्चुअल आउटपुट कितना है 950, तो जो एक्चुअल आउटपुट है वही एक्चुअली में ट्रांसफर होगा प्रोसेस 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, ठीक है, जो कि है 950 बोल रखा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एक बार चेक करके देखें क्या एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन कुछ अपियर कर रहा है, कैसे पता चलेगा? 1000 यूनिट इनपुट दिया था हम लोगों ने, यहाँ पर ड्रॉ करके भी देख सकते हो। 1000 का इनपुट दिया, ठीक है। उसमें हम लोगों का 50 यूनिट का नॉर्मल लॉस हुआ, तो आउटपुट कितना आना चाहिए था? 1000 में से 50 नहीं बेच पाएंगे तो 950 होना चाहिए था, और 950 हुआ है, मतलब नो एबनॉर्मल लॉस नो एबनॉर्मल गेन, ठीक है। ये जस्ट समझाने के लिए मैंने बोला, नो एबनॉर्मल लॉस नो एबनॉर्मल गेन। बस अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट पर यूनिट। वो कैसे आएगा? टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस इनपुट। तो टोटल कॉस्ट कितना है ये सब टोटल करेंगे, 6000, 5200 और 8000, तो ये हो गया 19200 टोटल कॉस्ट, 19200। और स्क्रैप जो है वो है 200, 200। टोटल इनपुट है 1000 और -50, 1000 -50, ये रुपीज में होगा आंसर और ये यूनिट में होगा। तो 19000 डिवाइडेड बाय 950, 19000 डिवाइडेड बाय 950, ये करने पे आ रहा है ₹20, ₹20 पर यूनिट, ₹20 पर यूनिट। अब ये 20 से सारे कॉस्ट में यहाँ पर सारा वैल्यूएशन किया जाएगा सारे यूनिट का। तो एट द रेट ऑफ 20, ये वाला बस एक ही तो है, 950 इंटू 20, तो 1900, 19,000, 19,200, 1000। और ये सिक्स था, ये कितना हुआ था यहाँ पर ही देखने को मिलेगा 19,200, ठीक है। 19,200 ये ऑब्वियसली टैली करेगा, ठीक है। जब हम लोग सारा डेटा कैलकुलेट कर ही रहे हैं तो फिर दोनों साइड टैली होना चाहिए, कुछ भी बैलेंस नहीं आएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग प्रोसेस 2 का करेंगे, प्रोसेस 2 अकाउंट।
प्रोसेस 2 में सबसे पहले हमें लिख लेना चाहिए जो हम लोगों ने ट्रांसफर लिया होगा प्रोसेस 1 से, तो टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1, तो यूनिट है 950, कॉस्टिंग है 19,000, 950 यूनिट 19,000 पे टू डायरेक्ट मेटेरियल, और हम लोगों ने मेटेरियल भी लिया होगा, ठीक है। नया जो है मेटेरियल कितना है यहाँ पर 3,960, 3,960 टू डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कितना है, डायरेक्ट लेबर है 6,000 टू प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो ये भी 6,000 हो गया। यहाँ पर नॉर्मल लॉस बाई नॉर्मल लॉस 950 यूनिट पे कितना परसेंट नॉर्मल लॉस होगा, 10%, ठीक है। 10% नॉर्मल लॉस होगा, तो 10%, और ये स्क्रैप है 8 रुपीज पे, स्क्रैप 8 रुपीज करके ये सेल हो जाएगा। तो 950 का 10% 95 हो गया, 95 इंटू 8, 95 इंटू 8 760 हो गया, ठीक है। बाई ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, ये भी देखना पड़ेगा कितना हो रहा है, बाई ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स नहीं, इसके बाद प्रोसेस 3 था, ट्रांसफर टू प्रोसेस 3, ठीक है। प्रोसेस 3 में कितना ट्रांसफर होगा 750, यहाँ पर बोल रहा है कि एक्चुअली आउटपुट आया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसफर कितना होगा, एक्चुअल आउटपुट 750, क्या सच में 750 आउटपुट होना चाहिए, मुझे तो कुछ ज्यादा लग रहा है, देखो क्यों, क्योंकि 950 यहाँ पर हम ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, फिर से सेम कंसेप्ट, ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने इनपुट दिया है 950, ठीक है, और 95 अगर लॉस हो जाएगा तो आउटपुट कितना मिलना चाहिए 950 माइनस 95, तो 855 हम लोगों को आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन आउटपुट एक्चुअली में बता रहा है 750, जो प्रोसेस 3 में सॉरी प्रोसेस 2 का बता रहा है 840, हम प्रोसेस 3 देख रहे थे गलती से, प्रोसेस 2 का एक्चुअल आउटपुट बता रहा है 840, जबकि एंटिसिपेटेड बेसिस पे 855 होना चाहिए, बट एक्चुअली हुआ है, यहाँ पर हम समझाने के लिए लिख रहे हैं 840, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट जो कि हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं प्रोसेस 3 में, कितना ट्रांसफर कर सकते हैं 840 यूनिट ट्रांसफर कर सकते हैं, तो फिर जो एस्टिमेशन था उससे कम आउटपुट मिला, ठीक है। तो जो डिफरेंसेस हो रहा है वो कितना हो रहा है 855 से 840 का डिफरेंस देखो 15 हो रहा है, तो ये क्या है एबनॉर्मल लॉस है, क्योंकि हम लोगों ने जो सोचा था उससे कम प्रोडक्शन हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस, और ऑल लॉसेस आर डेबिटेड, तो बाई नॉर्मल लॉस बाई एबनॉर्मल लॉस इधर आ जाएगा, ठीक है, पोस्टिंग क्रेडिट साइड में होगा। अब हम लोगों को कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस इनपुट, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, ये सब ऐड करने से मिल जाएगा 19,000 प्लस 12,000, मतलब 31,000 प्लस 3,960, 34,960 टोटल कॉस्ट हो रहा है, 34,960 माइनस स्क्रैप 760, टोटल इनपुट 950, और स्क्रैप वाला जो इनपुट जो बिकेगा दैट इज 950 आउटपुट, मतलब नॉर्मल लॉस आउटपुट, ये हो गया यूनिट, तो 34,960 माइनस 760, 34,200 divided by 950 minus 95, 855, 34,200 माइनस 855 ₹40, 40 पर यूनिट, 40 रुपए करके कॉस्टिंग हुआ है पूरे प्रोसेस का, प्रोसेस 2 का कॉस्टिंग जो है एक यूनिट पे 40 रुपए का हो रहा है, तो इसका मतलब इसका कॉस्टिंग भी 40 रुपए ही होगा, क्योंकि जो 15 यूनिट लॉस हुआ है और जो 840 ट्रांसफर होगा ये सब बनाने का ही तो एक एक यूनिट का 40 रुपए का खर्चा है, तो 40 इंटू 15 ये हो जाएगा 600 रुपीज, ठीक है, और 840 इंटू 40, तो ये हो गया 33,600,
तो 33,600 प्लस 600 प्लस 760, 34,960। और ये वाला हो जाएगा 95 प्लस 15 प्लस 840, 950 टोटल, 950। और इधर भी इतना ही होना चाहिए टोटल में 34,960। ये पहले भी क्या हुआ है 34,960। तो ये प्रोसेस 2 बन गया। अब हम लोग बनाएंगे प्रोसेस 3। पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट। पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू से जितना यूनिट ट्रांसफर हुआ 840 33 600 पे 840 33 600 टू डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल जितना दिया गया टू डायरेक्ट वेजेस टू प्रोडक्शन overhead 100% of direct wages 100% of direct wages। यही था, ठीक है। अब जो है डिटेल्स लिख लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल है 5924 और 8000। 5924 ये है 8000, तो 100% यानी ये भी हो जाएगा 8000 बाई नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना हो रहा है इनपुट पे, यहाँ पर एस्टिमेशन दे रखा है 15%। और इसका स्क्रैप वैल्यू भी हमें मिल जाएगा, मार्केट में सेलेबल है 10 रुपीज करके। तो 840 का 15%, पहले 840 का 15% करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि कितना यूनिट हमें नॉर्मल लॉस है। 126 इंटू 10 तो 1260, ठीक है। अच्छा, अब बाई ट्रांसफर टू, क्योंकि 3 ही प्रोसेस है, यहाँ पर बोल ही दिया था कि एक्स को बनने के लिए 3 ही प्रोसेस होगा, इससे ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। तो ये लास्ट जो है ये फिनिश गुड्स बन जाएगा, तो हमें फिनिश गुड्स लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा टू ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक। फिनिश गुड्स को हम लोग फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर कर देंगे। कितना होना चाहिए, तो हम लोग एक एस्टिमेशन देख लेते कितना होना चाहिए। यहाँ पर हम समझाने के लिए, ये करने का जरूरत नहीं, ये समझाने के लिए अभी कर रहे हैं। 840 लॉस हो गया 126, तो आउटपुट मिलना चाहिए 840 माइनस 126, आउटपुट मिलना चाहिए 714, ठीक है। लेकिन आउटपुट कितना मिल रहा है 750, ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। बट एक्चुअली में मिल रहा है 750, तो इसका मतलब एबनॉर्मल गेन हो रहा है, ठीक है। तो टू एबनॉर्मल गेन, तो गेन कितना हुआ 750 और 714 का डिफरेंस 36 यूनिट एबनॉर्मल गेन हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग को इसका कॉस्टिंग करना है, तो कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप और नॉर्म टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस इनपुट। 840 माइनस 126, 840 माइनस 126 यूनिट, और टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप, स्क्रैप का वैल्यू है 1260 और टोटल कॉस्ट है 33,600, 5924 और 16,000, 55,524, 55,524 माइनस 1,260, मतलब 54,264। 840 माइनस 126, तो 714 यूनिट। डिवाइड कर देते हैं 54,264 माइनस 714,
तो 76 रुपीज 76 पर यूनिट। तो 76 करके कॉस्टिंग करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 76। तो 76 इंटू 36 2736। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 55524, ये सबका टोटल हो रहा था, और एट 2736 55524, तो ये हो गया 58,260। ठीक है, और ये 8460 प्लस 36 मतलब 876। ये दोनों का ऐड करने से भी उतना ही होना चाहिए, देख लो 876 एट द रेट ऑफ, ये कितना करके होगा, रेट कितना आया 76 करके आया, तो 76 इंटू 750 57,000 और 0628 58,260 तो हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर 3 प्रोसेस करने बोला था, 3 प्रोसेस हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, ये सब सिंपल प्रोसेस ही हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे और एक क्वेश्चन है सिंपल प्रोसेस का, इलस्ट्रेशन 26, ये वाला देखो। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है कि ए प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेस। अब ये प्रोडक्ट बनने में भी 3 प्रोसेस लगेगा, ए बी सी। 10,000 यूनिट एट ए कॉस्ट ऑफ 1.10 वेयर इशूड टू प्रोसेस ए। पहला प्रोसेस में 10,000 यूनिट इनपुट दिया गया है जो कि 1.10 करके था जिसका कॉस्ट। तो ये मेटेरियल हो गया, इनपुट मेटेरियल। इसके अलावा सेंड्री मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा हुआ है। वेस्टेज ऑफ प्रोसेस ए वाज 5% एंड इन प्रोसेस बी 4%। प्रोसेस ए का वेस्टेज यानी यहाँ पर नॉर्मल लॉस माना जाएगा 5% है, और बी का है 4%। वेस्टेज ऑफ प्रोसेस ए वाज सोल्ड, देखो जब वेस्टेज बेच सकते हैं मतलब नॉर्मल लॉस है जो कि स्क्रैप के वैल्यू पे बेच सकते हैं 0.25 पर यूनिट करके, और बी का 0.50 पर यूनिट, एंड दैट ऑफ सी एट 1, सी का 1 रुपए करके। द ओवरहेड चार्ज वेयर 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर। द फाइनल प्रोडक्ट वाज सोल्ड एट 10 पर यूनिट फेचिंग ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। पूरा क्वेश्चन ही सेम है, डेटा अलग है, बट ये पॉइंट यहाँ पर एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया है कि फाइनल प्रोडक्ट वाज सोल्ड एट द रेट ऑफ 10 पर यूनिट फेचिंग प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस सी। प्रोसेस सी का देखो ये जो परसेंटेज दे रखा है ए बी में, सी में वो अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग कैसे वो कैलकुलेट करेंगे वो भी हमें पूछ रहा है। ठीक है, और क्या बोला है देखते हैं, और कुछ नहीं। इसके बाद WIP का क्वेश्चन आ जाएगा, यही एक सिंपल प्रोसेस का लास्ट क्वेश्चन है इस PDF में। ठीक है, तो पहले प्रोसेस ए बना लेते हैं। प्रोसेस ए अकाउंट, टू मटेरियल इंट्रोड्यूस। तो मटेरियल इंट्रोड्यूस कितना हुआ है 10,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 1.10। तो 10,000 इंटू 1.1 करने पे आ जाएगा 11,000। एक बार फिर से देख लेते हैं, 10,000 इंटू 1.1, 11,000 हो रहा है। अच्छा, फिर टू एडिशनल मेटेरियल, एडिशनल सन्ड्री मेटेरियल, एडिशनल सन्ड्री मेटेरियल है प्रोसेस ए में 1,500। टू डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर का खर्चा कितना है 4,500, डायरेक्ट एक्सपेंस 1,000। अच्छा, ओवरहेड का भी बोला था कि ओवरहेड को कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर। ओवरहेड चार्ज 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर टू ओवरहेड, जो कि है 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर, मतलब 4,500 का 160%। तो 4,500 इंटू 160% कर लो, 7,200 आ जाएगा नॉर्मल लॉस।
बाई नॉर्मल लॉस, तो 10,000 इंटू 4% था, नहीं 5%, ए के केस में 5% है, इनटू ये स्क्रैप में बिक जाएगा, स्क्रैप है 0.25, 0.25, तो 10,000 का 5%, तो यूनिट के बेसिस पे 500, और अगर 0.25 करके सेलेबल है तो 125 रिकवरी हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग का आउटपुट कितना होना चाहिए। 10,000 इनपुट दिए हैं, 500, ये देखो 10,000 इनपुट दे रहे हैं और अगर 500 लॉस है तो आउटपुट आ जाएगा 10,000 माइनस 500, तो आउटपुट आना चाहिए 9,500, आउटपुट आना चाहिए एस्टिमेटेड, बट एक्चुअली आउटपुट कितना आया है, एक्चुअल आउटपुट आया है यहाँ पर कुछ दिया नहीं है। अच्छा, कुछ दिया ही नहीं है कि एक्चुअली आउटपुट कितना आया है, ठीक है, तो फिर हम लोग का जितना आ रहा है हम लोग उतना ही लिखेंगे, अगर कुछ कंपेयर करने हमें मिलेगा ही नहीं तो हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, तो ये लिख देते जितना आया उतना, बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, कितना 9,500, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन इस बेसिस पे, मतलब जो एबनॉर्मल और एबनॉर्मल गेन है, लेकिन लास्ट में एक सी का जो मिसिंग फिगर है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल कॉस्ट 11,000 प्लस 1,500 प्लस 4,500 प्लस 8,200, तो ये हो गया 25,200, 25,200। हम और फॉर्मूला नहीं लिख रहे, तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो, माइनस स्क्रैप का वैल्यू, स्क्रैप है 125, तो ये हो गया 25,075 डिवाइडेड बाय यूनिट, 10,000 माइनस 500, तो ये होगा, ये देखो 9,500 डिवाइडेड बाय 9,500, तो ये देखो पॉइंट में आ रहा है, कैसा आ रहा है डेटा, ₹2.639476368421 ऐसे आ रहा है, लेकिन हम लोगों को लिखने के टाइम क्या करना है, हम लोग 639, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेंगे, क्योंकि ये रुपीस का बात है, तो 64 लिखेंगे क्योंकि 3 के बाद 9 है, बट अगर हम लोग 64 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का टैली नहीं होगा। तो रूल्स क्या है, कैलकुलेटर का स्क्रीन में जितना डिजिट दिख रहा है पूरा रहने देना है, हमें डिलीट नहीं करना है, और यहाँ पर लिखेंगे ऑब्वियसली 2.64, बट जब इंटू करेंगे तो पूरे डिजिट जो कैलकुलेटर में अवेलेबल है इंटू 9,500 करेंगे, और ये करने पे हम लोग के पास आंसर आएगा 25,075, ठीक है, 74.9999 इस तरह से आएगा, तो 25,075 ये आंसर आएगा, और इसी को यूज करना है, अदरवाइज जो है वो टैली नहीं होगा। आंसर क्यों नहीं होगा अभी हम बता देते हैं, मैंने जैसे बोला वैसे कर लो पहले, फिर हम बताते हैं क्यों नहीं होगा। ये 10,000 टोटल, यहाँ पे 25,075 आ गया जो टोटल होगा, और यहाँ पर इसमें शायद मैंने एक जोड़ा नहीं है क्या, हाँ 25,200 होगा, सॉरी 25,200 होगा इसका टोटल, ये टोटल कॉस्ट 25,200, तो 25,075 प्लस 125, 25,075 प्लस 125, तो ये हो गया 25,200, ये 10,000 हो गया, ठीक है। अब क्या 2.64 करने पे ये नहीं आएगा, नहीं आएगा, करके देख लो, 9,500 इंटू 2.64, 9,500 इंटू 2.64 करने पे आंसर आ रहा है 25,080। अब ये करोगे प्लस इसमें 125 लगाओगे तो दोनों साइड क्या है, मिसमैच हो जाएगा, इधर होगा 25,205 और ये 5 रुपए को मैच नहीं कर पाओगे, इसीलिए प्रोसेस कॉस्टिंग का रूल्स यही है कि जो कैलकुलेटर में पूरा रहेगा, अगर पॉइंट के बाद बहुत सारा डिजिट आता है तो हमें इस तरह से ही करना पड़ेगा, जबकि लिखेंगे हम लोग 2 डिजिट, बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई मार्क्स वार्क्स नहीं कटेगा हम लोगों का, ऐसा नहीं है कि लिखा कुछ आ रहा है मल्टीप्लीकेशन कुछ और तरीके से किया है, इसी तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया पहला प्रोसेस। अब हम लोग बनाएंगे प्रोसेस बी, प्रोसेस बी अकाउंट।
टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए से ट्रांसफर जो हुआ है वो पहले लिखेंगे 9500 250 75 यूनिट के हिसाब से 9500 और कॉस्ट के हिसाब से 250 75। फिर हो गया टू डायरेक्ट मटेरियल, टू डायरेक्ट लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, टू ओवरहेड। देख लेते हैं, यही सब था। डायरेक्ट मटेरियल, ये सन्ड्री मटेरियल है 1500। अच्छा, सन्ड्री मटेरियल है 1500। अच्छा, इसके बाद डायरेक्ट लेबर 8000, डायरेक्ट एक्सपेंस 1000, और जो ओवरहेड है वो है 160% ऑफ 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर, 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो कितना हो जाएगा 8000 का 160%, 12800, 12800 बाई नॉर्मल लॉस 9500 का 4%, ऐसा बताया था हमें क्वेश्चन में, देखो 4%, और ये बिकेगा 0.5 करके। तो 9500 इंटू 4% करने पे यूनिट पता चल गया 380 यूनिट का लॉस है, और 0.5 अगर होगा तो इस केस में 190 रुपीज करके स्क्रैप में ये सेल हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कितना यूनिट ट्रांसफर हो जाएगा प्रोसेस सी में बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस सी। ठीक है, तो 9500 था और 180 जो है, सॉरी 380 जो है वो लॉस हो गया, यानी 9120 जाएगा। यहाँ एब्नॉर्मल लॉस गेन होगा नहीं, क्योंकि हमें एक्चुअली कुछ अलग से बताया ही नहीं है कि कितना आउटपुट हुआ, तो जो हम लोगों ने एंटिसिपेटेड किया वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर टोटल कर लेना है, टोटल करके हम लोग को कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से वैल्यू करना है। तो 9500 ये भी टोटल करेंगे तो 9500 ही होगा। अच्छा, अब यहाँ पर निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट और यूनिट 9500 माइनस 380 यूनिट, और ये रुपीज में होगा तो -190, और ये वैल्यू हो जाएगा 12,800 प्लस 1000 प्लस 8000 प्लस 1500 प्लस 25075, 48,375 माइनस 190, 48,185। यहाँ पर टोटल 48,375। अच्छा, ये रुपीस और ये माइनस करने से आ रहा है 9120 यूनिट। ये भी उसी तरह से आ रहा है 5.28344 ऐसे आ रहा है, तो मैंने रुपीस 5.28 पर यूनिट लिया हुआ है। लेकिन जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पूरा जो डेटा है इंटू 9120, 48184.9 मतलब 5, 48185 प्लस 190, 48,375। और एक प्रोसेस करना पड़ेगा, लास्ट प्रोसेस सी, और इसमें कुछ मिसिंग फिगर है वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू, सॉरी प्रोसेस बी से ट्रांसफर हो रहा है कितना, ये 9120 48,185, 9120 48,185 टू डायरेक्ट मटेरियल,
टू डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट मटेरियल है 1500, लेबर है 6500, बाई नॉर्मल लॉस होगा यहाँ पर, लेकिन उसके पहले और भी कुछ लिखना है। 9120 इंटू परसेंटेज गायब है, हमें नहीं पता, लेकिन स्क्रैप का रेट पता है 1 रुपए करके, परसेंटेज यहाँ पर नहीं पता कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, लेबर हो गया, लेबर के बाद और कौन सा खर्चा लिखना था? टू डायरेक्ट एक्सपेंस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस है 1000, नहीं 1503, टू ओवरहेड, ओवरहेड है 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर जितना है 6500 का 160%, तो 10400, तो यहाँ पर लिख देते हैं 10400, ठीक है। और यहाँ पर बाई ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक, फिनिश स्टॉक में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, कितना यूनिट ट्रांसफर कर सकते हैं? जितना लॉस होगा उसको माइनस करने के बाद, बट हमें यहाँ पर यही प्रॉब्लम है, पता ही नहीं है कि लॉस कितना है, ठीक है। लेकिन हम लोग को कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, इंफॉर्मेशन ये दे रखा है, देखो यहाँ पर, जिस वजह से क्वेश्चन थोड़ा अलग था, कि फाइनल प्रोडक्ट को हम लोग 10 रुपए में बेच सकते हैं, सेलिंग प्राइस 10 रुपए है, और 20% प्रॉफिट कमा सकते हैं सेल वैल्यू पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फाइनल प्रोडक्ट जो है, फाइनल प्रोडक्ट का सेल प्राइस है ₹10, ठीक है। और यहां से अगर हम लोग प्रॉफिट को लेस कर देते हैं तो हमें कॉस्ट मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट में प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं? 20% ऑन सेल, मतलब 10 रुपए का 20% हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो 10 रुपए का 20% हो गया 2 रुपए, ठीक है। तो इसका मतलब ये 8 रुपीज क्या हो जाएगा? कॉस्ट, ये तो कॉस्टिंग का बेसिक है, हम लोगों को पता ही है, सेल माइनस प्रॉफिट यानी कि कॉस्ट हो गया। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसका कॉस्ट 8 रुपीज है, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें प्रोसेस सी में मिल रहा है, यानी प्रोसेस सी का ही कॉस्टिंग है 8 रुपीज करके, ठीक है। अब हम लोग कॉस्ट पर यूनिट जैसे निकालते हैं, वही चीज अगर प्रोसेस सी पे एप्लीकेबल करेंगे तो टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा? 48,185 प्लस 1500 प्लस 6500 प्लस 1503 प्लस 10,400, तो ये हो गया 68,088, 68,088, ये हो गया टोटल कॉस्ट, माइनस स्क्रैप हो जाएगा। हम लोग मान लेते हैं कि एक्स यूनिट जो है, एक्स यूनिट जो है वो नॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस अगर एक्स यूनिट है, यहाँ पर एक्स आएगा, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर ये परसेंटेज करने पे एक्स आएगा तो एक्स इंटू वन वन हो जाएगा, ठीक है। ये जस्ट समझाने के लिए बोला, तो x इंटू वन, तो इसका कॉस्ट कितना हो गया? ₹x हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, टोटल यूनिट कितना है? 9120, टोटल यूनिट है 9120 माइनस स्क्रैप का यूनिट यानी कि x जो हम लोगों ने माना है, ठीक है। और ये कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 8 रुपीज आया है, वो हम लोग को पता है, तो 8 इक्वल टू 68,088 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 9120 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो 8 इंटू, ये इधर लिख लेते, 68,088 माइनस एक्स इक्वल टू 8 इंटू 9120 माइनस एक्स। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, बेसिकली 68,088 माइनस एक्स इक्वल टू 8 इंटू 9120, 72,960 माइनस 8x। अब ये 8x इधर लेके आ जाते हैं और ये इधर आ जाएगा, 72,960 माइनस 68088, 4872, और ये हो गया 7x, देयरफॉर x इक्वल टू 4872 डिवाइडेड बाई 7, 696, x का वैल्यू आ गया। और x हम लोगों ने क्या माना था? x हम लोगों ने माना था कि नॉर्मल लॉस का यूनिट है, ठीक है, 696, मतलब इसको हम लोग फिलअप कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 696, यहाँ पर हो गया ₹1 के हिसाब से 696, मतलब यहाँ पर परसेंटेज करने पे 696 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका टोटल भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है यूनिट हो जाएगा 9120, ठीक है। और ये टोटल करने पे आ रहा था 68088, है ना, ये तो पहले ही किया हम लोगों ने, 68088,
अच्छा, अब इसका कॉस्टिंग 8 रुपीज करके हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9120 टोटल था, उसमें से अगर 696 लॉस हो जाएगा तो बचेगा 84, जो कि ट्रांसफर हो सकता है फिनिश स्टॉक में 8424, और इसे 8 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 67,392 प्लस 696 68088 सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग का पूरा जो क्वेश्चन का सॉल्विंग है वो बिल्कुल ठीक है। 8424 प्लस 696, ये हो गया 9116। अच्छा, ये 9116 हो गया, गलत हो गया क्या? 696 प्लस 8424, शायद मैंने टोटल गलत किया, देख लेते फिर से एक बार। 8424, तो ये हो जा रहा है 9120। ठीक है, ये हो गया 9120। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था। हम लोग को बोला था परसेंटेज भी बता दो कि कितना परसेंट लॉस है, तो परसेंटेज ऑफ लॉस निकाल सकते हैं, जैसे बाकी का दिया हुआ था इसका भी निकाल सकते हैं। तो कितना लॉस हुआ है यूनिट में? 696। ठीक है, आउट ऑफ कितना? 9120। ठीक है, 9120 में 696 का लॉस हुआ है, तो परसेंटेज अगर निकालना है तो इतना इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। 696 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 9120, तो आंसर आ रहा है 7.6315 ऐसे करके, तो 7.63% अप्रोक्स लिख दिया। ठीक है, अब ये एप्लीकेबल करके देख सकते हो। इनटू जो भी पूरा डेटा आया ना कैलकुलेटर में, इनटू 9120 कर लो, इनटू 9120 डिवाइडेड बाय 100 कर लो, मिल जाएगा 695.999। इसका मतलब 696 जो है ये हम लोगों का नॉर्मल लॉस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेन पॉइंट जो था क्वेश्चन में, 25 और 25 में एक, 25 और 26 नंबर क्वेश्चन में एक ही डिफरेंस था। पहला तो एबनॉर्मल लॉस गेन कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, इस वजह से ये इजी था, लेकिन इसमें सी का जो वेस्टेज का परसेंटेज है वो गायब था। ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करके बताना था। ठीक है, तो ये जो है अलग था इसमें। तो ये हम लोगों का 3 सिंपल प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन हम लोगों ने किया। ठीक है, और नेक्स्ट दिन हम लोग दूसरा किसी का देखेंगे, मतलब दूसरा एक प्रोसेस होता है उसका देखेंगे, या फिर इसी टॉपिक में अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा तो वो कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं। मुझे